हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हमें पॉलिटिकल फिलोसफीज में कम्युनिज्म का पार्ट 2 पढ़ना है। यानी पिछले ही टॉपिक में मैंने आपको हेगेल का क्या इन्फ्लुएंस है मार्क्सिज्म पर वो समझाया था। आज हमें फर्दर आगे बढ़ाना है कम्युनिज्म की अपनी इस कहानी को, राइट। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर आप जाइए, वहां पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं वहां से आप सभी पिछले सेशंस को एक्सेस कर सकेंगे। अगर आप पिछले सेशंस नहीं देखते हैं तो आप मेरे इस पूरी सीरीज के साथ नहीं जुड़ सकेंगे। आपको नहीं समझ आएगा कि किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन कोर एम्फेसिस रहता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। क्योंकि अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशन को तो अभी तक मुझे ऐसा यकीन है कि आपका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया होगा और आगे आने वाले टॉपिक्स के साथ आप थॉरली कनेक्ट रह सकेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस और सेशंस को लाइक कीजिएगा अगर आपको सेशंस पसंद आते हैं, और अगर आपको लगता है कि और स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं तो शेयर जरूर करें। शेयर करने में संकोच ना करें। आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे जो है वो मेरे सेशंस को शेयर जरूर करें, एंड नॉट जस्ट एक और दो वीडियोस। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली आप फॉलो करते रहें मेरे सेशंस को, सो मेक श्योर कि आप जो है वो मेरी हर एक वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो जुड़ सके हमारी इस मुहिम के साथ। तो हैविंग सेड दिस, लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। आज हमें पढ़ना है पॉलिटिकल फिलोसफीज, कम्युनिज्म को ही कंटिन्यू करना है। पार्ट 2 लेकर आया हूं आज मैं आपके लिए कम्युनिज्म का। लेट्स सी कि आज हमें क्या पढ़ना है, राइट। सो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इकोनॉमिक सुपरस्ट्रक्चर के बारे में समझना है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह सोसाइटी के दो हिस्से, बेस और सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, दो हिस्से में जो है वो मार्क्स ने सोसाइटी को बांटा हुआ था। अकॉर्डिंग टू मार्क्स सोसाइटी दो हिस्से में बटी होती है, बेस या सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। सो इस यहां तक पहुंचेंगे ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन सबसे पहले एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में मैंने अभी तक आपको बताया है कि मार्क्स किस तरह जो है वो हेगेल के आइडियलिज्म या डायलेक्टियल आइडियलिज्म के इन्फ्लुएंस में आया शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे जो है वो उन्होंने सोशलिज्म की तरफ कदम बढ़ाया जब फ्रेडरिक एंगल्स से उनकी मुलाकात हुई फ्रांस में, और वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई। उन्होंने धीरे धीरे जो है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को प्रिपेयर किया और फाइनली 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो छपा, पब्लिश हुआ, राइट। लोगों ने पढ़ा और फिर अगले ही साल जो है वो कार्ल मार्क्स एग्जाइल में चले गए, सेल्फ एग्जाइल में चले गए, और एक्टिवली जो है वो पॉलिटिक्स में उन्होंने उसके बाद पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन कम्युनिज्म की छाप जो है वो 20th सेंचुरी में जाकर पूरी दुनिया पर बहुत बड़े लेवल पर पड़ी। कम्युनिज्म की छाप खास तौर पर लेनिन ने बहुत जो है वो प्रमोट किया कम्युनिज्म को, ठीक है। सो लेनिनिज्म भी क्या है इवेंचुअली हम उसको भी समझेंगे ही। लेकिन कम्युनिज्म में हमने अभी तक क्या समझा है कि कम्युनिज्म एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है, राइट, जिसके तहत ये डिवाइस किया गया है कि जो कैपिटलिज्म है या जो प्रोलेटरेट के ऊपर जो कैपिटलिज्म का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो एक ना एक दिन खत्म होगा। जिसमें मैंने आपको कुछ स्टेजेस बताए थे, जिसमें प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट स्लेवरी, फ्यूडल सर्फडम, मॉडर्न जो है वो क्या है लेबर्स, और फिर उसके बाद सोशलिज्म आएगा, ट्रांजिशन फेस, और फिर अंत में जो है वो कम्युनिज्म स्थापित होगा, यानी कि एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। तो ये पिछले सेशन में हमने डिटेल में समझा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ पहला पॉइंट देखिएगा। अब यहां पर मैं एक और डिस्क्लेमर डाल दूं कि अगर आप फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं तो मेरे इन सेशंस में आज का सेशन जो है वो आपको फैक्ट्स बहुत कम मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो सेशन रहेगा अगर आपको मार्क्सिज्म को थॉरली समझना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हुए मिलते हैं कि तुम मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के हिस्टोरियन, मतलब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के हिस्टोरियंस का जो परसेप्शन है हिस्ट्री का तुम उसे पढ़ा रहे हो, ठीक है, या मार्क्सिस्ट हो, मार्क्सवादी कह देते हैं मतलब खुलकर। तो मैं इन्वाइट करूंगा आज उन स्टूडेंट्स को कि मार्क्सवाद को आइए बैठिए समझिए है क्या मार्क्सवाद। क्योंकि मार्क्सिज्म पर मैंने सेशन लिया और बहुत मुझे कोई नहीं मिला जो कह रहा है कि ये तो मार्क्सिस्ट है, राइट। तो जब मार्क्सवाद मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई भी मार्क्सवाद या मार्क्सवादी मुझे नहीं कह रहा है। सो
मैं इनवाइट करता हूं कि आज आइए, पढ़िए, समझिए। देखिए, आपको अगर कमीशन का पेपर निकालना है, आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो मैंने शुरू से ही बोला है कि तटस्थता, न्यूट्रलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। आप मार्क्सवादी नहीं हो सकते, या आप नेशनलिस्ट, मतलब न्यूट्रल रहने के उसमें जोन में आप नेशनलिस्ट नहीं हो सकते, यानी कि आप कट्टर नेशनलिस्ट नहीं हो सकते। कट्टर नेशनलिस्ट अगर आप हैं तो आप मार्क्सवाद को जो है वो ठीक से नहीं समझ पाएंगे। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है। मार्क्सवाद से भी जो है वो जो बातें सही लगी वो उठानी है, नेशनलिज्म से भी जो बातें सही लगी हमें उठानी है, फासिज्म से जो पॉइंट हमें सही लगे उठाने हैं, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, इन सभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या फिलॉसफीज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन सभी से हमें कुछ ना कुछ जो है वो समझना ही है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझने हैं और अपने चरित्र में भी उतारनी है क्वालिटीज को, ठीक है? क्योंकि केवल पेपर लिख देने से जो है वो आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन जाएंगे। साक्षात्कार जब होगा, इंटरव्यू जब होगा, वहां पर वो देखेंगे कि जो आपने जो सिलेबस पढ़ा है उसका आपकी मानसिकता पर असर पड़ा या नहीं। सो ऐसे बच्चे जो कमेंट करते हैं उनको इग्नोर कर दें, जो एक्चुअल पढ़ रहे हैं ना, जो कोर्स समझ रहे हैं, वो इन प्रोपेगेंडिस्ट या जो आईटी सेल से, कि जो आईटी सेल है उनको इग्नोर कर दें। क्योंकि मैंने एक पैटर्न देखा है कि जब भी अगर मैं कोई इस्लाम या इस्लामिक वर्ड, अगर सिंपली अगर इस्लामिक या इस्लाम वर्ड इंक्लूडेड हो किसी भी सेशन में, तो बहुत जो है वो ट्रोलिंग चलती है। सो दैट मीन्स आईटी सेल इज वेटिंग फॉर सच सेशंस। वो वेट कर रहा होता है कि कहीं भी इस्लाम की बात हो रही हो तो वहां पर हमें बैशिंग करनी है। तो अगर स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं तो इग्नोर करें, सेशन के दौरान जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अपना जो चैट चल रहा होता है उसको बंद करके बैठ जाएं, बंद कर दें उसे, ठीक है? और अपना पढ़ते रहें आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, दो मार्क्स डिड नॉट कंसिस्टेंटली आर्ग्यू फॉर क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, he left no doubt that he considered the economy to be the foundation of the whole social cultural system, particularly the state and the legal system. अब यहां पर आपको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म समझना पड़ेगा। एक टर्म क्या होती है, ठीक है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है? देखिए, मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है या जो मार्क्सवाद है वो ये कहता है कि सोसाइटी जो है ना वो इकोनॉमी के हिसाब से बनी है, ना कि किसी भी तरह के आइडियलिज्म के हिसाब से नहीं। ना ही रिलीजन, ना ही नेशनैलिटी, ना ही किसी और तरह की कोई भी आइडियोलॉजी, कुछ भी, कोई भी आइडियाज के बेसिस पर सोसाइटी नहीं बनी है। सोसाइटी मटेरियल के बेसिस पर बनी है, और वो मटेरियल भी कौन सा? इकोनॉमिक प्रोसेसेस और जो भी इकोनॉमिक प्रोडक्शंस है उनके आधार पर, ठीक है? सो जो इकोनॉमिक है, यानी कि पैसा कैसे बन रहा है ना, एक सोसाइटी में पैसा कैसे बन रहा है, उसके आधार पर सोसाइटी डिजाइंड है कि कौन मजदूरी करेगा, कौन उन मजदूरों की सुपरविजन करेगा, कौन उन सुपरवाइजर्स को मैनेज करेगा, कौन उन मैनेजर्स को जर्नलाइज करेगा, और फिर कौन जो है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ओन करेगा। और फिर वो ओनर्स जो हैं वो किस तरह गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसे कानून बनाएंगे जिससे ये स्थिति जो है वो लगातार बरकरार रहे, ठीक है? सो इसे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहा गया है। और मार्क्स ने दो ये बात क्लियर करी है कि सोसाइटी इकोनॉमी के आधार पर ही बनी है। लेकिन मार्क्स कहीं ना कहीं कहते हैं कि पूरी तरह आप ये ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कई जगहों पर, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मंक्स हैं, जो लोग मंक्स हैं उनकी जो सोसाइटी है उनका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है ना? मतलब जो सच्चे मंक्स हैं, जो सच्चे साधु हैं, जो सच्चे सूफी हैं, उनका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने आप को एक आइडियोलॉजी से जोड़ दिया है, उन्होंने अपने जीवन को एक आइडिया के साथ जोड़ दिया है कि देयर इज अ फोर्स, एक जो है वो रब है, एक अल्लाह है, एक भगवान है जिसके साथ हमें जुड़ना है, राइट? और इकोनॉमी से मतलब नहीं है केवल इतना, जितना केवल इतनी इकोनॉमी हो कि शरीर जो है वो जीवित रहे। तो ये आइडियोलॉजी रखने वाले लोग भी तो थे सोसाइटी में या हैं सोसाइटी में। सो सोसाइटी पूरी तरह इकोनॉमी पर, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पर ही बेस्ड है, ऐसा कहना 100% सही नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज 100%। एक्सेप्शंस हर जगह मिलेंगी। तो उन एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट करते हुए मार्क्स कहता है कि इकोनॉमी
टू बी द फाउंडेशन ऑफ होल सोशल कल्चरल सिस्टम। सोसाइटी और कल्चर, देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें समझना बहुत अनिवार्य है। ऐसे लिखने हैं तो समझना बहुत अनिवार्य है अगर आंसर राइटिंग को सुधारना है, ठीक है। सोसाइटी और कल्चर क्या है आपको समझना पड़ेगा। कल्चर के बारे में तो मैंने आपको कहा कि कल्चर एक ऐसी चीज है जो नेचुरली, अगर कुदरती बात की जाए, इंसान को एक जानवर की तरह अगर आप मतलब समझें, तो जो कल्चर डेवलप करता है इंसान, वो उसके परावेश के, उसके एनवायरनमेंट के आधार पर करता है। यानी अगर मैं पहाड़ी क्षेत्र में रहता हूं तो मैं नेचुरली टोपी पहनूंगा, ऊन के कपड़े पहनूंगा, मोटे कपड़े पहनूंगा, हो सकता है लंबे कपड़े पहनूं जो मेरे शरीर को घुटनों तक ढकते हों। अगर मैं ट्रॉपिकल रीजन में रहता हूं तो ऑब्वियसली मैं जो है वो कम कपड़े पहनूंगा, या कहने का मतलब टॉर्सो वाला रीजन हो सकता है कि नंगा रहे, नीचे धोती रहे या लुंगी रहे, ऐसे कपड़े पहनूंगा ताकि शरीर जो है वो कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा ठंडा रह सके शरीर, लेजस से, ठीक है। ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी की वजह से कल्चर डेवलप होता है कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, राइट। लेकिन वो कल्चर धीरे धीरे जो है वो स्टॉन्च होता हुआ सोसाइटी के क्या बन जाते हैं, सोसाइटी के प्रोग्राम आप कह सकते हैं उस चीज को, जो जिनको आप कहते हैं कि ये प्रथा चली आ रही है कि ऐसा ही पहनना है, ठीक है। एक तो ये चीज मैं चाहता हूं कि आप समझें कि कल्चर किस तरह ज्योग्राफिकली डेवलप हुआ था और फिर वो एक सोसाइटी की, एक सोशल ग्रुप की आइडेंटिटी के रूप में एस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। नाउ लेकिन वो एक अलग पॉइंट है। मैं जस्ट चाहता था कि आप समझें कि किस तरह कल्चर जो है वो ज्योग्राफी की वजह से डेवलप हुआ है, लेकिन उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिटी देने के लिए। और वो ये आइडेंटिटी वाला जो खेल है ये धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे। क्यों डेवलप हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, खास तौर पर समझाऊंगा जब मैं आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम समझा रहा हूं, ठीक है। नाउ देखिए यहां पर लिखा है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी डिसाइड करती है कि किस तरह की सोसाइटी होगी और वो सोसाइटी किस तरह का कल्चर फॉलो करेगी। यानी कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सोसाइटी का स्ट्रक्चर मतलब कि कौन क्या काम करेगा, उस काम के आधार पर उस व्यक्ति की उस पूरी सोसाइटी में जो पोजीशन है वो उसके काम के आधार पर होगी, है ना। जैसे वैदिक सोसाइटी थी, उसमें कर्म के आधार पर जो है वो स्टेटस मिला हुआ था, राइट। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। अनफोल्ड करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट देखिएगा क्या लिखा है यहां पे। ही लेफ्ट नो डाउट दैट ही कंसीडर्ड द इकोनॉमी टू बी द फाउंडेशन ऑफ द होल सोशल कल्चरल सिस्टम, पर्टिकुलरली द स्टेट एंड द लीगल सिस्टम, ठीक है। इकोनॉमी के आधार पर राज्य और लीगल सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है। मैंने आपको बोला ना लेबर है, ठीक है। लेबर के ऊपर उनका सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर उनका मैनेजर, मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के ऊपर ओनर। और ये सभी लोग जो हैं वो ठीक से काम करते रहे, ये सभी लोग ठीक से ओनर की बात मानते रहे, तो ओनर गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसे कानून बनाता है, ऐसा लेजिस्लेशन और ऐसी जुडिशरी जो है वो बनाई जाती है जो कि इस ऑर्डर को अपने अपने स्थान पर बरकरार रखे मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है। तो इकोनॉमी ही, तो इस ऑर्डर को बरकरार रखने का मतलब क्या है। इस ऑर्डर को बरकरार रखने का मतलब यह है कि जो इकोनॉमी है वो ओनर की तरफ फ्लो करती रहे, यानी कमाई जो है वो किसको मिले, ओनर को मिले, ठीक है। और बाकी सब लोगों को क्या मिलता रहे, लेबर, मतलब कहने का मतलब वेज मिलते रहे उनके स्किल के हिसाब से। समझ रहे हैं आप। ये बहुत, मैं आपको बहुत जो है कठोर, बहुत नेगेटिव, बहुत कड़वी बात बता रहा हूं, लेकिन सच्चाई है ये, ठीक है। सच्चाई भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन जुड़े रहिए, समझ आ जाएगा आपको, आंखें खुल जाएंगी धीरे धीरे। नेक्स्ट लाइन देखिए। नाउ मार्क्स बिलीव दैट द सोशल प्रोडक्शन, बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स आ रही है यहां पे। इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म क्या है, ठीक है। सोशल प्रोडक्शन क्या है। सोशल प्रोडक्शन का मतलब है कि सोसाइटी ने आपस में डिसाइड किया कि सोसाइटी किस तरह की है,
यानी एक मंक्स, जहां पर एक मोनेस्ट्री में मंक्स रह रहे हैं, तो उन मंक्स की सभी एक्टिविटीज से डिसाइड हुआ कि उनकी सोसाइटी जो है वो केवल यूटिलिटेरियन है, केवल उतना ही खाएंगे, केवल उतना ही कमाएंगे जितना शरीर के लिए जरूरी हो। एक ग्रामीण सोसाइटी, एक रूरल सोसाइटी जो है वो अपने एक्शंस की वजह से रूरल बरकरार है। अगर वो लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, या मतलब कहने का मतलब अगर वो एजुकेशन सिस्टम के साथ स्ट्रिक्टली नहीं जुड़ेंगे, अगर वो सैनिटेशन के लिए प्रोएक्टिवली काम खुद से नहीं करेंगे, अगर वो यही सोचते रहेंगे कि सरकार आकर कुछ करे, ठीक है, सो दैट मीन्स अगर वो हायर अथॉरिटी पर भरोसा रखे रहेंगे, खुद से जो है वो एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तो उसी माहौल में वो फंसे रहेंगे। यानी जो रूरल व्यक्ति है वो रूरल ही रहेगा। सो सोसाइटी है ना, रूरल सोसाइटी है, ठीक है, तो वो उनका सोशल प्रोडक्शन है। सोशल प्रोडक्शन क्या है? देम बीइंग अ रूरल सोसाइटी इज देयर सोशल प्रोडक्शन। उनके सभी लोगों के कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से वो रूरल सोसाइटी है, राइट। अब जैसे मान लीजिए गुड़गांव है, गुड़गांव या गुरुग्राम कभी ग्राम था, ऑब्वियसली इसीलिए गुड़गांव या गुरुग्राम कहा गया उसे। लेकिन आज जो है वो ऐसा, गुड़गांव का कुछ ऐसा एरिया है, वहां जाते तो ऐसा लगता है कि जापान में आ गए, ठीक है। सो ऐसा हुआ क्यों? रूरल से अर्बन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे गुरुग्राम में? वो हुआ इसीलिए क्योंकि वहां के लोगों ने, वहां पर जो भी पूंजीपति थे या बाहर से जो भी पूंजीपतियों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन पॉइंट ये है कि वहां की जो सोसाइटी है उनके कलेक्टिव एक्टिविटीज की वजह से वो रूरल से अर्बन में शिफ्ट हुए, कुछ हिस्सा, मेजॉरिटी हिस्सा, ठीक है। सो मार्क्स बिलीव दैट द सोशल प्रोडक्शन विच मेन कैरी ऑन। अब यहां पर देखिए, मेन जो है वो बार बार मार्क्स ने मेन वर्ड यूज किया है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो मतलब इंडिविजुअल वर्ड यूज करते हैं, पर्सन वर्ड यूज करते हैं, ये प्रोनाउंस जो है वो यूज होती हैं। मेन वर्ड इसलिए यूज किया गया है मार्क्स द्वारा, यहां पर दो कारण है। पहला तो ये कि मेजॉरिटी ऑफ लेबर जो है वो मैन था, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट थी। 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की सोसाइटी मेल डोमिनेंट थी काफी हद तक, आज भी है, तो तब तो सोचिए कितना ज्यादा थी। दूसरा कारण ये कि मेन वर्ड का यूज करने का मतलब उनका केवल आदमियों से ही नहीं है, सभी से, राइट। मेन वर्ड यूज करने का मतलब है ह्यूमन, लेकिन जब वो ही प्रोनाउन का यूज करते हैं तो भी वो ह्यूमन, इंसान या इंडिविजुअल की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लेबर भले ही आदमी थे, लेकिन औरतें भी काफी बड़े हिस्से में लेबर थी ही। लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, मेन जो है वो वर्ड यूज किया गया है, तो ऑफेंड मत होइएगा, ठीक है। समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए। ये जो ऑफेंड होने का जो फंडा है ना, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, आजकल जो है वो लोग बात बात पे ऑफेंड हो जाते हैं। ये जो ऑफेंड होने का जो फंडा है ना, मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसा बोलना पड़ता है कि मेरा ओपिनियन है ताकि ऑफेंड ना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑफेंड बोलने वाला जो ये पूरा कैंसल जो कल्चर चल रहा है ना, कैंसल कल्चर भी एक चीज है, इट्स अ थिंग नाउ। ये जो कैंसल कल्चर चल रहा है, ये कैपिटलिस्ट राष्ट्रों द्वारा डिवाइस किया गया एक ट्रेंड है। कैपिटलिस्ट राष्ट्र जो है ना, ट्रेंड चलाता रहता है ताकि प्रोलेटरेट जो है वो उलझा रहे। जो आम इंसान है, खासकर के जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो जनता है वो उलझी रहे इन सारे कॉन्सेप्ट्स में, और कभी वो सवाल ना पूछे अपनी सरकार से कि माहौल ठीक क्यों नहीं हुआ आज़ादी के इतने सालों बाद तक भी, ठीक है। तो इनसे दूर रहिएगा, समझिए, कोर को समझिए। अगर आप कोर नहीं समझेंगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको इसी तरह, देखिए, जब मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के खिलाफ बोलता हूं ना, तो मैं भी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हिस्सा ही हूं। मेरी जो जीवनी चली हुई है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से ही चली है, राइट। खैर, इस कंक्लूजन तक इस सेशन के अंत में आएंगे। इस थॉट को यहां पर होल्ड कर लेते हैं कि मेरे पर्सनल जो है वो आइडियोलॉजिकल, मतलब मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी क्या है, इस सेशन के आखिरी में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी सेशन करते हैं कवर, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आखिरी तक रुक जाएंगे, है ना। नाउ मार्क्स बिलीव दैट द सोशल प्रोडक्शन विच कैरी ऑन, दे एंटर इनटू डेफिनेट रिलेशंस दैट आर indispensable and independent of their will. These relations of production constitute the economic structure of society, the real foundation on which legal and political superstructure rises, and to which corresponds definite forms of social consciousness. देखिए, बहुत भारी भारी बातें यहां पर लिखी गई हैं,
लेकिन उसको डिकोड करते हैं। तो सोशल प्रोडक्शन मैंने आपको बताया, सोशल प्रोडक्शन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने कलेक्टिवली उस सोसाइटी का क्या हाल कर रखा है। यानी एक रूरल पॉपुलेशन अगर बिसाइड इतनी सारी टेक्नोलॉजीज और ये सब चीजें, ये सब अवेयरनेस के आने के बावजूद भी पिछले, ये टेक्नोलॉजीज मान लीजिए पिछले 30 सालों में इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो अभी भी अगर वो रूरल है तो वो उनका खुद का सोशल प्रोडक्शन है। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो भी उनका खुद का सोशल प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, वो खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहते। ठीक है, ये देखिए एक तरह जो है वो ब्लेम भी डाला गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जो है वो सोसाइटी पर ही ब्लेम डाल दो, सिस्टम पर ब्लेम ना डले। ठीक है, गवर्नेंस पे ब्लेम ना डले, लेकिन सोशल प्रोडक्ट काम करता है। परसेंटेजेस रहते हैं, उनके फॉर्मूले रहते हैं प्रॉपर, लेकिन हम उनसे फॉर्मूले में नहीं उतरना। ठीक है, नाउ which men carry on, they enter into definite relations that are indispensable and independent of their will। देखिए, सोशल प्रोडक्शन की वजह से मान लीजिए रूरल पॉपुलेशन है, तो रूरल पॉपुलेशन जो है वो पंचायत के अंडर है। अब जो अगर कोई व्यक्ति गांव में माने या ना माने, वो पंचायत के अंडर ही है। वो जीवित जिएगा, कोई पैदा होगा, कोई मरेगा, उसके सब कागज पंचायत में ही बनेंगे। ठीक है, indispensable and independent of their will, these relations of production constitute the economic structure of society। ठीक है, ये जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की जो बात की गई है, देखिएगा यहां पर ना मार्क्स कई बार प्रोडक्शन वर्ड का यूज करते हैं। ये प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, क्योंकि मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी पूरी की पूरी बनी ही या डिजाइन ही हुई है इकोनॉमी के आधार पर। तो इकोनॉमी किससे चल रही है? प्रोड्यूस से, है ना। कुछ प्रोड्यूस होगा, किसी चीज की डिमांड होगी, उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसको खरीद बिक्री होगी, तभी तो इकोनॉमी चली ना। यही तो इकोनॉमी का चक्र है ना। प्रोड्यूस होगा और वो मार्केट में बिकेगा, मार्केट किसी भी तरह की हो, वो मार्केट में बिकेगा, यही तो इकोनॉमिक साइकिल है। ठीक है, तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि एक सोसाइटी में मान लीजिए एक मिल है। ठीक है, एक मिल है, कॉटन मिल है या किसी भी तरह की एक मिल है। उस मिल में जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, वो वर्कर्स जो है वो पूरे दिन काम करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कुछ कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उनका कुछ भी जो है वो प्रोडक्ट है। तो यहां पर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ठीक है, किस तरह का रिलेशन है कि वो लेबर है। रिलेशन देखना है उनको अपने प्रोडक्शन से। ठीक है, वो लेबर है और उनको अपनी मेहनत के बदले क्या मिल रहा है? वेज मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या वो ऐसा करना चाहते हैं? क्या वो उनकी स्व इच्छा है या हालातों की वजह से उनको करना पड़ रहा है? ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। कोई व्यक्ति जो है वो स्किलफुल है लेकिन चाहता है कि मैं मिल में काम करूं, है ना, मैं मजदूरी ही करूं। ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर व्यक्ति मजदूरी इसीलिए ही करते हैं क्योंकि वो मजबूर होते हैं, खाने के लाले होते हैं, इसीलिए मजदूरी करना पड़ती है। ठीक है, तो ये उनकी रिलेशन है प्रोडक्शन के साथ, है ना। प्रोडक्शन क्या हो रही है इकोनॉमी में? इकोनॉमिक प्रोडक्शन के साथ उनकी रिलेशन क्या है कि उनको लेबर करना पड़ रहा है बिकॉज दे डिड नॉट हैड एनी अदर ऑप्शन। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, करना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो लेबर मौजूद है, यानी कि अनएम्प्लॉयड लोग मौजूद है जिनको लेबर करना ही पड़ रहा है क्योंकि और कोई चारा नहीं है। इसकी वजह से जो है वो ऐसी कंडीशंस की वजह से, ये एक एग्जांपल है, सोसाइटी में ऐसी कंडीशंस की वजह से बेस और सुपर स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होते हैं। इसमें लीगल एंड पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर को यहां पर मेंशन किया गया है। राइजेस टू विच कॉरस्पॉन्ड्स डेफिनेट फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। ठीक है, अभी आपको ये बहुत जो है वो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। यहां पर सोशल प्रोडक्शन, कुछ एक टर्म्स मैं चाहता हूं उनको होल्ड करके रखिए, अभी 3-4 पैराग्राफ में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सोशल प्रोडक्शन, दूसरी आप मान सकते हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, तीसरी चीज सुपर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और सोशल कॉन्शियसनेस क्या है। इन चारों चीजों को मैं फिर से आके एक्सप्लेन करूंगा, यहीं रुके रहिए। आगे देखिए, द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मटीरियल लाइफ डिटरमाइंस द जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ लाइफ। अब देखिए, अब यहां पर रोल ऑफ प्रोडक्शन वाला फंडा क्लियर होगा आपका, और जो सोसाइटी है वो किस तरह डिजाइंड है वो वाला फंडा क्लियर होगा।
मोड ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताए थे? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशियंट स्लेवरी, फ्यूडल, सर्फडम, मॉडर्न लेबर। ठीक है, तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी सोसाइटी में प्रोडक्शन जो इकोनॉमी है वो कैसे चल रही है। प्रोडक्शन का मतलब यहां पर जब प्रोडक्शन वर्ड यूज किया गया है मार्क्स द्वारा, तो वो कहना चाहते हैं कि इकोनॉमी किस तरह चल रही है। ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइम में इकोनॉमी चल रही थी कम्युनिज्म के आधार पर, यानी कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उन सभी नेचुरल रिसोर्सेज पर किसी का भी हक नहीं था, लेकिन सभी का हक था। यानी कि लैंड पर अथॉरिटी नहीं थी किसी की भी, भूमि सभी की थी, लड़कर कब्जा करके देख लो उस पर। ठीक है, और वहीं से जो है वो धीरे धीरे लड़कर कब्जा करने का ट्रेंड शुरू हुआ जब इंसान ने स्थायी खेती करनी शुरू करी, है ना, नियोलिथिक पीरियड में जब खास तौर पे एंटर किया इंसान ने। एंशियंट टाइम्स में स्लेवरी चली है, एंशियंट ग्रीस हो, चाहे एंशियंट इंडिया हो, चाहे एंशियंट चाइनीज हो, एंशियंट मेसोपोटामिया, एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट अफ्रीका, एंशियंट चाहे वो अमेरिकन ट्राइब्स रही हो, हर जगह क्या चला है पहले? स्लेवरी। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी इकोनॉमी किससे हुई? इकोनॉमी स्लेव्स के दम पर चल रही है, राइट? कि कोई शासक है वो स्लेव्स खरीदेगा, वो अपने खेतों में उनसे काम करवाएगा, वो उनसे पत्थर तोड़वाएगा, वो उनसे अब खदानों में काम करवाएगा, सोना या उनसे लोहा या तांबा निकलवाएगा। तो स्लेव्स के दम पर इकोनॉमी चल रही है। ठीक है, फ्यूडल टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स में सर्फडम कौन थे? मैंने आपको सर्फडम समझाया था कि एक लॉर्ड है, लॉर्ड को जो है वो उसके ओवरलॉर्ड ने, ठीक है, मान लीजिए एक बिल्कुल बेस लेवल का लॉर्ड है, कोई नाइट है, नाइट के ऊपर उसका बैरन है, तो बैरन ने नाइट को जो है वो एक सर्टेन पैच ऑफ लैंड जो है वो दे दिया चलाने के लिए कि ये तुम्हारा मैनर है। ठीक है, मैनर वर्ड यूज किया जाता है या मैनरिज्म भी कहा जाता है। और उस मैनर पे उस नाइट ने क्या किया? 8-10 परिवार जो है वो सर्फ के इकट्ठा किए, उनको कहा कि देखो, मैं आपको समझाता हूं सर्फडम क्या है। मान लीजिए किसी लॉर्ड ने, किसी शासक, अच्छा पूरा आपको सिस्टम समझा ही देता हूं, ठीक है। मान लीजिए किसी किंग ने किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण किया और उसकी एक भूमि को अधिकृत कर लिया। अब उस किंग के जो है वो 10 नाइट्स थे, ठीक है, और उन नाइट्स में उसने जो है वो ये भूमि बांट दी कि ये जो नई भूमि है ये आपस में तुम चलाओ। उस हर एक नाइट के पास जो है वो आगे 10-10 परिवार सर्फ्स के थे। तो नाइट ने क्या किया? अपना मैनर बनाया, अपना वहां पर किला बनाया, एक बनाई वहां पर चर्च, ठीक है, और वो जो सर्फ्स थे उनको रहने के लिए थोड़े थोड़े घर दे दिए। और नाइट ने कहा कि ये जो जितनी भी भूमि है इस पर तुम खेती करो, उसका थोड़ा सा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, जितना तुम्हारा जीवन जीने के लिए तुम्हें इनफ है, बाकी तुम सब मुझे दोगे। ठीक है, और उसमें से बड़ा हिस्सा जो है वो अपने पास रखेगा और छोटा हिस्सा वो राजा को आगे दे देगा। तो ये सर्फडम था। सर्फडम भी एक तरह की स्लेवरी ही थी, लेकिन स्लेव्स को स्लेव की तरह, यानी कि स्लेव को स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था, सर्फ को सर्फ की तरह। सर्फ के पास पैच ऑफ लैंड होता था, लेकिन वो उसका नहीं होता था, वो उसके लॉर्ड द्वारा दिया गया है, उस पर काम करना होता था उसने, ठीक है। लेकिन स्लेव के पास कोई पैच ऑफ लैंड नहीं, स्लेव तो गुलाम है, उसको चाहे आप मारो पीटो कैसे मर्जी उसको ट्रीट करो, ठीक है। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, राइट। और इन मटीरियल लाइफ कहा है। अब ये मटीरियल लाइफ क्यों कहा है, आइडियल लाइफ नहीं कहा, या सिंपली लाइफ नहीं कहा, ठीक है। सो बेसिकली मार्क्स जो है वो समझाना क्या चाहते हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है। मार्क्स ये कह रहे हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्रू आउट हिस्टोरिकल लाइफ ऑफ मैनकाइंड, ये कहना चाह रहे हैं वो। लेकिन लाइफ किस तरह की? मटीरियल लाइफ, ना कि आइडियलिस्टिक। आइडियल्स किस तरह के? आइडियल्स जैसे कि रिलीजन, ठीक है, आइडियल्स जैसे कि कोई भी ट्रूथ एंड फॉल्स या रिलीजन के आधार पर कोई भी जो है वो आप अच्छी बुराई के जो भी आइडियल्स हैं, इनके आधार पर सोसाइटी नहीं चली है। मैंने बोला ना, मार्क्स कहता है कि मटेरियल्स के आधार पर सोसाइटी चली है। मार्क्स कहता है कि किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उसके आधार पर इंसान ने अपने कंक्लूजन प्रिपेयर किए हैं, ना कि इन आइडियल्स के आधार पर जैसे कि रिलीजन, ठीक है। तो मटीरियल लाइफ कहा है, इस तरह के जीवन को मार्क्स ने मटीरियल लाइफ कहा है। कहां से लेकर? प्रिमिटिव से लेकर मॉडर्न, प्रिमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडल और मॉडर्न, ठीक है। इन 4 हिस्सों में जो है वो मार्क्स ने अभी तक के मानव के इतिहास को बांटा है, प्रिमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडल एंड मॉडर्न। फिर उसके बाद आएगा
सोशलिज्म एंड फिर फाइनली जो है वो कम्युनिज्म आएगा। ठीक है। इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ men that determines their existence, but on the contrary their social existence determines their consciousness। ठीक है। अब ये वही पॉइंट जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आइडियल्स के आधार पर इंसान जीवन नहीं चल रहा है, इंसान का जीवन नहीं चला, मटीरियल के आधार पर इंसान का जीवन चला। ठीक है। इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ men that determines their existence, यानी कि कॉन्शियसनेस किससे डेवलप हुई? आइडियाज से। तो आइडियाज के आधार पर जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना बनी, मान लीजिए कि चर्च ने कहा या गॉड ने कहा कि यह बात सही है और यह बात गलत है। ठीक है। तो मान लीजिए गॉड कहता है कि मर्सी, आपको जो है वो हर हालत में मर्सी दिखानी है। तो दैट मीन्स एक जो आइडियल कैथोलिक होगा वो किसी जानवर को मार के खाएगा नहीं। लेकिन यूरोपियन माहौल में जहां पर कैथोलिक जो चर्च हैं वो डेवलप हुए हैं या कैथोलिसिज्म डेवलप हुआ है, वहां पर खाने को तो कुछ नहीं होता मीट के अलावा, बेटर पार्ट ऑफ द ईयर। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट आ जाते हैं। सो यहां पर मार्क्स कह रहा है कि तुम्हारा चर्च तो बोल रहा है या तुम्हारा गॉड तो, तुम्हारा क्राइस्ट तो ये कह रहा है कि मर्सी दिखानी है, फॉरगिव करना है, लेकिन चर्च ने आज तक किसी को फॉरगिव नहीं किया। लेकिन तुमने हंटिंग जो है वो अपना पेशा बनाया हुआ है, हंटिंग तो तुम्हारा शौक है राजाओं का। ठीक है। इनफैक्ट बिशप्स हंटिंग करते थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो एक्चुअल में सर्वाइवल एक वो इंस्टिंक्ट है जिसके आधार पर सोसाइटीज डेवलप हुई हैं। यूरोप में अनाज नहीं लगता था, बेटर पार्ट ऑफ साल में ठंड रहती थी, इसीलिए मीट ज्यादा खाते हैं लोग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देयर ऑन एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट the material forces of production in the society come in conflict with existing relations of production, then comes the period of social revolution। अब देखिए यहां पर ना बहुत कॉम्प्लिकेटिंग वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है। मटीरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहा गया है। ठीक है। प्रोडक्शन मैंने क्या बताया आपको? प्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमी। ठीक है। मटीरियल फोर्सेस, मटीरियल वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि मार्क्स बार बार बोलते हैं कि मटेरियल के आधार पर इकोनॉमी चल रही है, सोसाइटी चल रही है इकोनॉमी के आधार पर, और इकोनॉमी चल रही है मटेरियल के आधार पर, कि जैसा मटेरियल अवेलेबल है वैसी सोसाइटी होगी, वैसी इकोनॉमी होगी, और जैसी इकोनॉमी है वैसी सोसाइटी होगी। यानी भारत में रिसोर्सेस की अबंडेंस होने की वजह से ही भारत की जो सोसाइटी प्रेजेंट डे में या एंशिएंट में या मेडिवल में रही है वो इसी वजह से थी। ठीक है। यानी भारत के लोग अगर रिच थे, अगर भारत में इस तरह इतना ज्यादा जो है वो कलरफुल कल्चर डेवलप हुआ है, तो वो भारत की रिसोर्स की रिचफुलनेस की वजह से है। अगर भारत में से किसी ने बाहर ज्यादा इन्वेजन नहीं किए, भारत से बाहर, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर, अगर भारत में इतने ज्यादा मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक या मल्टी डाइवर्स जो है वो सोसाइटीज या सोशल डेवलपमेंट्स हुई, तो वो भारत की रिसोर्स रिचनेस की वजह से है। तो भारत की मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की वजह से भारत का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन रहा है वो, या भारत की जो इकोनॉमी है वो डेवलप हुई, और भारत की इकोनॉमी के आधार पर भारत की सोसाइटी जो है वो डेवलप हुई, वर्ण व्यवस्था। समझ रहे हैं? क्योंकि जब मैं आपको एंशिएंट पढ़ाऊंगा तो वर्ण व्यवस्था पढ़ाऊंगा, और वहां पर ये मार्क्स की आइडियोलॉजी लेकर आऊंगा मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उसके आधार पर इकोनॉमी जो डेवलप हुई है इन द सोसाइटी कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जब लोहा, आयरन मिला इंसान को, ठीक है, तो इंसान ने बहुत बड़े लेवल पर जो है वो हल बनाए, लोहे के हल बनाए। ठीक है। लोहे के हल के दम पे इंसान ने जो है वो बहुत ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन किया। लोहे की कुल्हाड़ी के आ जाने से जो है वो काफी बड़े लेवल पर जंगलों को साफ कर दिया गया, खेती हुई, प्रोडक्शन बढ़ा तो इकोनॉमी सुदृढ़ हुई, इकोनॉमी सुदृढ़ हुई तो पॉलिटिकल शक्ति जो है वो कंसंट्रेट होने लगी और हमें किंग्स, राजन डेवलप होते हुए नजर आए। ठीक है। यही सेम फंडा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको एंशिएंट करवाऊंगा। ठीक है। तो ये जो किंग्स डेवलप हुए हैं, अब इनको अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा के रखनी है
और अगर सारा लोहा इनके पास है तो ये छोटी सी आर्मी जनरेट करेंगे, एक दूसरे कबीले पर अटैक करेंगे, वहां के कबीले के सारे लोग अपना क्या बनाएंगे, गुलाम, क्योंकि इनका अपोज करने वाला कोई नहीं है, इसलिए सैलरी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपोज करने वाले थे, इसलिए अपने लिए काम कराने वाले, अपने लिए जिन लोगों से आप काम करवा रहे हैं उनको आपको सैलरी देनी पड़ रही है, इसलिए लेबर बने। ठीक है, क्योंकि अपोज करने वाले बहुत कम लोग थे, अपोज हो रहा था, अपोजिशन था, इसलिए आप जिनसे काम करवा रहे हैं उनको आपने सर्फडम प्रोवाइड किया। ठीक है, पैटर्न समझ रहे हैं ना? जो कैपिटलिस्ट है, जो प्रोड्यूस करवा रहा है, जो प्रोडक्शन करवा रहा है, उसका और प्रोडक्शन करने वाले के बीच में जो रिलेशन है वो अपोजिशन पर आधारित है कि कौन कितना रिवोल्ट कर रहा है। बिल्कुल भी रिवोल्ट नहीं करेगा तो स्लेव बनेगा, थोड़ा बहुत रिवोल्ट करेगा तो सर्फ, और अगर रिवोल्ट ज्यादा है तो लेबर, और बहुत ही ज्यादा रिवोल्ट है तो एक लिबरल अथॉरिटी एस्टेब्लिश होगी जो प्रेजेंट डे में है। ठीक है, धीरे धीरे सोशलिज्म की तरफ बढ़ेगा। तो यहां पर एग्जैक्टली यही चीज यहां पर एक्सप्लेन करी है, ध्यान से देखिए। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं अगले सेशंस में और क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ना मटीरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब मटीरियल के आधार पर इकोनॉमी चलाई इन द सोसाइटी, कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का रिलेशन क्या है, किंग और स्लेव, लॉर्ड और सर्फ, कैपिटलिस्ट और प्रोलेटरेट। ठीक है, दिस इज द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, जो प्रोड्यूस करवा रहा है और जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके बीच में कैसा रिलेशन है, किंग और स्लेव का, लॉर्ड और सर्फ का, और कैपिटलिस्ट और प्रोलेटरेट का। स्लेव को कुछ भी देने की जरूरत नहीं, सर्फ को जो है वो आपको पैच ऑफ लैंड देना पड़ेगा, और जो प्रोलेटरेट है उसको आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, वेज देनी पड़ेगी। ठीक है, देन कम्स द पीरियड ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। जब स्लेव्स को यह पता चला कि हमारे बगैर किंग काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने रेवोल्यूट किया कि नहीं, हमें जो है वो कुछ आप संपत्ति दें, लेकिन संपत्ति तब कैश तो था नहीं, तो उनको लैंड दे दिया गया। ठीक है, तो आ गया सर्फडम। फिर इन सर्फ्स ने जब दंगा कर दिया कि नहीं, ग्लोबल ट्रेड की वजह से गोल्ड का इन्फ्लक्स बढ़ गया, हमें भी सैलरी दो। ठीक है, इकोनॉमी जो है वो सैलरी के आधार पर चलने लगी, तो आ गए प्रोलेटरेट, लेबर, जिनको वेज मिलने लगा, सैलरी मिलने लगी। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को ये समझने के बाद, इतना समझ आया आपको, अब इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़े, ये रिलेशन समझ आया आपको? ठीक है, क्या रिलेशन, जो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसिंग, जो प्रोड्यूस करवा रहा है और जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके बीच में रिलेशन। ठीक है, एंशिएंट में किंग और स्लेव, मेडाइवल में लॉर्ड और उसका सर्फ। ठीक है, और प्रेजेंट में कैपिटलिस्ट और प्रोलेटरेट यानी कि मजदूर। यहां पर स्लेव को कुछ भी नहीं मिल रहा था, स्लेव ने विरोध किया, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन आया ना, स्लेव्स ने विरोध किया इवेंचुअली, तो स्लेव्स को जो है वो पैच ऑफ लैंड दे दिया गया, क्योंकि वही संपत्ति थी उस समय। फिर सर्फ्स ने विरोध किया कि नहीं, हमें तनख्वाह चाहिए, तो सर्फ्स को जो है वो तनख्वाह मिलने लगी, तो वेज मिलने वाले लेबर आ गए, तो वो प्रोलेटरेट। और अब ये प्रोलेटरेट जब दंगा करेंगे तो सोशलिज्म एस्टेब्लिश होगा, और फिर फाइनली कम्युनिज्म एस्टेब्लिश होगा, ऐसा मार्क्स कहते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। फिर से पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मैं चाहता हूं कि आपको भी समझ आए, क्योंकि बहुत जरूरी है, आंसर राइटिंग में बहुत मदद करने वाला है ये कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंशिएंट समझाऊंगा, इनको कनेक्ट करते हुए बहुत मजा आएगा, देखिएगा। Thereon, at a certain stage of their development, the material forces of production, ठीक है, certain stage of development, कुछ समय बाद किंग और स्लेव का जो रिलेशन था, कुछ समय बाद जो मटीरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन द सोसाइटी कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो इकोनॉमी, जिस तरह से इकोनॉमी चल रही थी वो इस रिलेशन के कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएगी। स्लेव कहेंगे कि हम अब स्लेवरी नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्लेव्स में से भी ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स निकल कर आ जाएंगे जो कि धीरे धीरे शासक के नजदीक पहुंच जाएंगे, जैसा कि इस्लामिक जो है वो इस्लामिक ट्रेडिशंस में हुआ। वहां पर स्लेव्स जो हैं वो शाह तक बन गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक
इल्ततमिश थे तो स्लेव, शाह बने, ठीक है। सो जो तो यही कह रहे हैं यहां पर, इस पॉइंट में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी माहौल है वो परमानेंट नहीं है, विद्रोह वहां पर बढ़ेगा, स्लेव्स विद्रोह कर देंगे, ये जो रिलेशन है ये जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और एक नया सिस्टम आ जाएगा। फिर यहां पर विद्रोह होगा, रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, नया सिस्टम आ जाएगा। फिर यहां पर विद्रोह होगा, रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर नया सिस्टम सोशलिज्म आएगा। अब जो सिस्टम आएगा वो सोशलिज्म है और वो एक ट्रांजिशनल फेज रहेगा। सोशलिज्म में एक सरकार बनेगी जो बेनेवलेंट होगी, जो कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सरकार पहले बांटेगी लोगों के बीच रिसोर्सेज को, फिर फाइनली लोग आपस में बांट लेंगे, वो कम्युनिज्म रहेगा, ठीक है, ऐसा मार्क्स ने कहा। पॉइंट ये पूरा पढ़ते हैं एक बार, समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से आपको। देयर ऑन एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट the material forces of production in the society come in conflict with existing relations of production, then comes the period of social revolution, ठीक है। with the change of the economic foundation, अब इकोनॉमिक फाउंडेशन चेंज हो गई, समझ आया आपको कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था उसका कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से हुआ। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, किंग स्लेव से काम चला रहा है, काम करवा रहा है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि ये किंग है और ये स्लेव है, ठीक है, ये किंग का स्लेव है, समझ रहे हैं आप। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि ये मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि ये किंग है और ये स्लेव से काम करा रहा है, इससे किंग को जो है वो धन मिल रहा है, ठीक है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि ये किंग है और ये स्लेव है, स्लेव के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, किंग के पास सारी अथॉरिटी है, ये इनका रिलेशन है, ठीक है, ये प्रोडक्शन का रिलेशन है। इनके बीच में यानी किंग और स्लेव के बीच में जब कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो नई इकोनॉमिक फाउंडेशन एस्टेब्लिश होगी, यानी एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप होगा, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड और सर्फडम, नया इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप हुआ। ये सब यूरोप का बता रहा हूं मैं आपको, भारत के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मार्क्स ने यूरोप के हिसाब से बोला है। मार्क्स ने एशिया के लिए अलग सिस्टम बताया है। जब मैं भारत के बारे में एक्सप्लेन करूंगा ना, ठीक है, जब मैं आपको एंशिएंट मेडिवल समझाऊंगा, ठीक है, वहां के शासकों और प्रोलेटरेट के बीच में या स्लेव्स के बीच में क्या रिलेशन था, वहां पर मार्क्स की आइडियोलॉजी को लेकर आएंगे हम, समझ रहे हैं आप। क्योंकि इतिहास को हमें, मैंने बोला ना, इतिहास को पढ़ने के तरीके होते हैं, हिस्टोग्राफिकल अप्रोच आपको मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की तरफ से भी पढ़ना पड़ता है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस भी, लिबरल्स की तरफ से भी, ओरिएंटलिस्ट की तरफ से भी, फेमिनिस्ट की तरफ से भी, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं इनकी तरफ से भी, ठीक है, जो एनालिटिकल जो अप्रोच है उसकी तरफ से भी। सो हिस्टोरियोग्राफिक अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी। तो तभी मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पर और इस टॉपिक पर मैं तभी इतना फोर्स डाल रहा हूं ताकि आपको मार्क्सिज्म समझ आ जाए, ताकि जब हम भारत पर मूव करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को समझेंगे, तो वहां पर जब मैं हिस्टोरियोग्राफिकल वर्ड यूज करूं और मैं कहूं कि ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं इस पॉइंट पर, तो आप समझ सकें, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फंडा ना। विद द चेंज ऑफ इकोनॉमिक फाउंडेशन the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed. सुपरस्ट्रक्चर क्या है, जब पॉलिटिकल सिस्टम बदलेगा तो जब इकोनॉमिक सिस्टम बदलेगा तो सुपरस्ट्रक्चर बदलेगा। आइए मैं आपको इस इमेज के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है ना। देखिएगा, ये है, मैंने बोला ना सोसाइटी को दो हिस्से में बांटा है मार्क्स ने। सोसाइटी को उसने बोला है एक बेस है और एक सुपरस्ट्रक्चर है, या इसको सबस्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। बेस में देखिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस किससे किया जा रहा है, टूल्स से, मशीन से, फैक्ट्रीज से, लैंड, रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन यानी इकोनॉमी किससे बन रही है, सो इकोनॉमी बन रही है। और इकोनॉमी की ही बात क्यों की जा रही है, क्योंकि मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स और मार्क्सियन जो पूरी अप्रोच है इतिहास को समझने की या इकोनॉमिक को समझने की, ठीक है, मार्क्स ने कहा कि इकोनॉमी के आधार पर सोसाइटी बनी है, ठीक है। मार्क्स ने कहा कि इकोनॉमी के आधार पर वो सोसाइटी का इतिहास है, ठीक है। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मीन्स किससे प्रोडक्शन, इकोनॉमी किससे चली, टूल्स से, मशीन से, फैक्ट्रीज से, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, इन सारी चीजों से। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लंपन प्रोलेटरेट, ऐसे प्रोलेटरेट जिनको मतलब नहीं है। देखिए, जब यह बात आ रही है कि प्रोलेटरेट बाद में कैपिटलिस्ट के खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे अंत में, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी के सभी प्रोलेटरेट करेंगे, सभी के सभी मजदूर करेंगे।
कुछ ऐसे मजदूर भी तो होंगे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने भाग्य को और उनको मतलब नहीं है रिवोल्ट से, तो उनको लंपन प्रोलेटरेट कहा है मार्क्स ने। उसके अलावा प्रोलेटरेट यानी कि लेबर वर्कर जो वेज के बदले काम कर रहा है उसको प्रोलेटरेट कहा गया। लेबर एरिस्टोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शब्द है। लेबर एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब है, अगर आपको पता है, अगर आपको हिंट है थोड़ी सी तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। इस लेबर एरिस्टोक्रेसी वर्ड को मैं अगले सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। पैटी बर्गियोसी और बर्गियोसी, ठीक है, तो ये आप ये मान सकते हैं कि सोसाइटी के हिस्से हैं। सोसाइटी में केवल कैपिटलिस्ट और प्रोलेटरेट नहीं है, ठीक है, सोसाइटी में कैपिटलिस्ट, प्रोलेटरेट, लंपन प्रोलेटरेट, एरिस्टोक्रेटिक प्रोलेटरेट, उसके अलावा पैटी बर्गियोसी और बर्गियोसी, ठीक है, ये सोसाइटी के अलग अलग फैक्शंस हैं। जिसमें प्रोलेटरेट है मजदूर, लंपन प्रोलेटरेट है जिसको अपनी मजदूरी से कोई घृणा नहीं है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है, हो रहा है तो होने दो, ठीक है। एरिस्टोक्रेटिक प्रोलेटरेट है ऐसा स्किल्ड लेबर, एरिस्टोक्रेटिक प्रोलेटरेट आप कह सकते हैं एक, अगर मोटे तौर पे बोलूं तो स्किल्ड लेबर जिसको बाकी प्रोलेटरेट से बेटर मिल रहा है, हो सकता है सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, ये है तो कैपिटलिस्ट के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन प्रोलेटरेट के ऊपर इसकी अथॉरिटी है, तो ये एरिस्टोक्रेटिक प्रोलेटरेट हो गया, ठीक है। और उसके ऊपर बर्गियोसी, ठीक है, बर्गियोसी यानी कि मान लीजिए जो छोटे लेवल के, पैटी बर्गियोसी क्या है, जो छोटे लेवल के कैपिटलिस्ट हैं, बर्गियोसी यानी कि जो स्किलफुल हैं या जो सरकारी ओहदे पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मान लीजिए पुलिस अधिकारी, ठीक है, जो सरकार की विल को एनफोर्स कर रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट की विल को एनफोर्स कर रहे हैं, वो बर्गियोसी क्लास हो गई। उसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटल, कमोडिटीज एटसेट्रा, ये सब जो है वो आपके बेस के हिस्से हैं, यानी इनके आधार पर इकोनॉमी बनती है। बेस क्या है, जिनके आधार पर इकोनॉमी बनती है, तो प्रोलेटरेट और प्रोलेटरेट यानी कि जो प्रोलेटरेट है यानी मजदूर, ठीक है, कैपिटल यानी कि जो पैसा अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, और इनको सुपरवाइज करने वाले या ऐसी अथॉरिटीज जो मेक श्योर करती हैं कि जो प्रोलेटरेट है वो ठीक से काम करते रहे, पुलिस, जुडिशरी वगैरह ये सब, ठीक है, एग्जीक्यूशनरी जो आईएएस लोग हैं, ये सारे क्या हैं, ये बेस हैं जो इकोनॉमी बना रहे हैं, ठीक है। अब इकोनॉमी बन गई तो उसके ऊपर आया फिर सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखिए, एवरीथिंग नॉट डायरेक्टली टू डू विद प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, यानी जैसे कि लॉ बनाए गए हैं ताकि प्रोडक्शन जो है वो स्मूथली होता रहे। मीडिया बनाई गई है, मीडिया का वैसे काम है कि प्रोलेटरेट की बातें जो है वो सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन मीडिया का यूज किया जाता है एज अ पॉलिटिकल वेपन की ये जो इकोनॉमी का चक्र है ये ठीक से चलता रहे। किसके फेवर में, ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट के फेवर में, ठीक है। पॉलिटिक्स डिजाइंड है कैपिटलिस्ट के फेवर में, साइंस, एजुकेशन, सो ये सब आइडियाज हैं, देख रहे हैं आप, ये सब आइडियाज हैं, फिलॉसफी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली, आर्ट, ये सब आइडियोलॉजी हैं। और जो बेस है ये क्या है, मटेरियल है। तो इकोनॉमी किसके आधार पर बनी है, यहां पर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म के बारे में जो मैं डिबेट बता रहा था आपको, ठीक है। जो इकोनॉमी बन रही है वो किसके आधार पर, इकोनॉमी बन रही है मटेरियल के आधार पर, और ये सारा मटेरियल है। मटेरियल में क्या क्या, जो लेबर है, ठीक है, लेबर की भी लेयर्स हैं, जो बिल्कुल ही प्रोलेटरेट है, उसके ऊपर सुपरवाइजर है, उसका मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, जुडिशियल बॉडीज है, पुलिस बॉडीज हैं, ये सब क्या हैं, दीज मेक श्योर की इकोनॉमी चलती रहे। और उसके ऊपर आपके जो है वो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी लॉ हो गया, लॉ एक सुपर स्ट्रक्चर है, कानून जो है वो एक सुपर स्ट्रक्चर है दैट मेक श्योर की इकोनॉमी जो है वो ठीक तरीके से चलती रहे, ठीक है। नाउ दिस मूव्स इन अ स्पाइरल पैटर्न, द बेस इज जनरली डोमिनेंट। यह आगे आने वाले सेशन में समझाता हूं स्पाइरल पैटर्न कैसे काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। While considering such transformation, the distinction should always be made between the material transformation of economic conditions of production, which can be determined with the precision of natural science, and the legal, political, religious, aesthetic or philosophical ideological forms in which men become conscious of conflict. अब देखिए,
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। मैंने बोला कॉन्फ्लिक्ट होगा एंशियंट टाइम्स में किंग वर्सेस स्लेव कॉन्फ्लिक्ट होगा, फ्यूडल टाइम्स में लॉर्ड वर्सेस सर्फ कॉन्फ्लिक्ट होगा, मॉडर्न टाइम्स में कैपिटलिस्ट वर्सेस प्रोलेटरेट का कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा किन चीजों को लेकर? और दूसरी चीज मैंने बोला कि बदलाव आएगा, यानी जब एंशियंट से फ्यूडल में मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला तो बदलाव आया ना, तो वो बदलाव हमें दिखेगा कहां, वो कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखेगा कहां? तो वो बदलाव हमें दिखेगा प्रिसीजन ऑफ नेचुरल साइंसेज में। ठीक है, कि नेचुरल साइंस को कैसे प्रिसीव किया। ठीक है, प्रिमिटिव टाइम में बिजली कड़कती थी तो उसको देवता का रूप दे दिया गया। धीरे धीरे फ्यूडल से जब मॉडर्न में आए तो हमें पता चला कि नहीं, वो चार्ज है। तो नेचुरल साइंसेस की समझ में बदलाव आया। उसके अलावा और बदलाव हमें कहां दिखेगा? लीगल और पॉलिटिकल। ठीक है, यहां पर जो है वो किंग ही एग्जीक्यूटिव है, वैसे तो फ्यूडल सिस्टम में भी, मतलब कहने का मतलब देखिए, यहां पर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, फ्यूडल सिस्टम में डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। तो लीगल पॉलिटिकल चेंज हमें नजर आया। ठीक है, एंशियंट टाइम में भारत में ऋग्वैदिक से बौद्धिक और जैनिज्म, फिर उसके बाद जो है वो ब्राह्मणिकल कल्चर डेवलप हुआ। तो ये रिलीजियस चेंज भी तो है। एस्थेटिक्स में बदलाव आया, पहले मूर्ति पूजन नहीं होता था ऋग्वैदिक काल में, फिर धीरे धीरे मूर्ति पूजन शुरू हुआ। खूबसूरती में बदलाव आया। ठीक है, ब्यूटी की तरफ हमारा जो है वो रुझान बदला। पहले जो है वो इस तरह के लॉलीपॉप मैन जो है वो डिजाइन किया करता था इंसान, फिर धीरे धीरे जो है वो मिनिएचर आर्ट डेवलप हुआ, बहुत हाईली डिटेल्ड आर्ट डेवलप हुआ, और फिर प्रेजेंट टाइम में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और ना जाने किस तरह की जो है वो नई बहुत जो मॉडर्न आर्ट्स डेवलप हुई हैं, बहुत ऑब्नॉक्शियस हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी में चेंज, ग्रीक्स में जो है वो सोक्रेटिस से पहले के जेनोफोन हो गए, पाइथागोरस, सोक्रेटिस आता है, फिर उसके बाद प्लाटो, एरिस्टोटल, फिर रोमन जो है वो फिलोसफर्स आएंगे, फिर उसके बाद मेडिवल फिलोसफर्स, फिर मॉडर्न फिलोसफर्स। तो ये फिलोसफिकल चेंज आएगा। आइडियोलॉजिकल रिफॉर्म्स में बदलाव आएगा। पहले जो है वो मतलब मान लीजिए सती प्रथा को सब सही समझते थे, आज सती प्रथा को सब गलत समझते हैं। आइडियोलॉजिकल चेंज आ गया ना। तो ये बदलाव जो है वो थ्रू आउट इतिहास में, यही बदलाव को ट्रेस करना है हमें। इन्हीं बदलावों से जो है वो हमें पता चला कि मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है, और यहीं पर ही कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। ठीक है, यही मोड ऑफ प्रोडक्शन में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है। ठीक है, इन्हीं बदलावों में। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मैंने जो बहुत सारे वर्ड्स यूज करे यहां पर, मोड ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, इनको जरा मैं एक बार डिफाइन कर लूं। ठीक है, सबसे पहले फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं क्या बनती है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इज अ टर्म यूज्ड इन पॉलिटिकल इकोनॉमी that refers to the physical means and techniques of production to which laborers add value and transform the capital into products for sale. Forces of production include instruments of production and raw materials as well as productive faculties of producing agents manifested by strength, skill and knowledge. Physical means of production plus human aspect employed in production. ठीक है, तो ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो प्रोड्यूस है वो कैसे तैयार होगा, क्या ड्राइविंग फोर्सेस हैं प्रोड्यूस को, यानी कि इकोनॉमी चलाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है ना, क्योंकि मार्क्स ने बोला कि सोसाइटी, सारा सिस्टम इकोनॉमी के आधार पर चल रहा है, सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सारा सिस्टम इकोनॉमी के आधार पर चला। तो इकोनॉमी कैसे चल रही है? कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ होगा ना, किसी प्रोड्यूस के आधार पर इकोनॉमी चल रही है। तो वो जो प्रोड्यूस या जो प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो है वो जो क्या क्या फोर्सेस लगी हैं, तो वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहलाएंगी, जिसमें ऑब्वियसली लेबर, दो एक्सपेक्ट होंगे। पहला होगा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, पैसा हो गया, मनी भी तो है, राइट, कैपिटल, इनको आप कैपिटल कहेंगे। और दूसरा ह्यूमन एस्पेक्ट क्या, कि लेबर लगाएगा। ठीक है, उसके अलावा किस तरह की स्किल है, किस तरह की स्ट्रेंथ है, किस तरह की इंटेलिजेंस है, ये सब क्या है, किस तरह की नॉलेज है, ये सब ह्यूमन एस्पेक्ट है। तो दीज आर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये तो इजी चीज है, समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, बार बार मैंने यूज किया टर्म, इसको मैं एक बार समझा दूं आपको फिर से। अ वेग टर्म बट ऑफन यूज्ड बाय मार्क्स in the context of sum total of social relationships
that people must enter into in order to survive, to produce their means of life. Relations of production मैंने बोला ना, किंग एंड स्लेवरी. तो अगर किसी को जिंदा रहना है तो मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास और कोई मीन ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं और किसी तरीके का सबसिस्टेंस का उसके पास आधार है ही नहीं, तो वो स्लेवरी कर सकता है, वो स्लेव बन सकता है. ठीक है. तो सर्वाइवल के लिए जो काम किया गया, सर्वाइवल के लिए जो किया गया काम है वो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है. यानी किसी एक इंडिविजुअल ने अगर स्लेवरी करी तो स्लेवरी क्यों करी? क्योंकि उसको सर्वाइव करना था, और वो स्लेवरी कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है? उससे प्रोडक्शन हो रहा है. तो उस व्यक्ति का प्रोडक्शन के साथ ये रिलेशन है कि वो स्लेव बना बिकॉज उसको सर्वाइव करना था. ये बहुत घुमावदार है, लेकिन मार्क्स की बातें बहुत घुमावदार हैं. ठीक है, इसलिए समझना उसको थोड़ा टिपिकल हो जाता है. मार्क्स ने सीखा ही हेगल से, हेगल की बातें तो और घुमावदार है, समझ ही नहीं आती. हेगल ने सीखा इमानुएल कांट से, वो अलग ही लेवल पर जो है वो बोल रहे हैं. सम टोटल ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, यानी एक सोसाइटी में जितने भी सोशल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं उनका सम टोटल. इसीलिए मैं किंग और स्लेव कह रहा हूं. ठीक है. अब किंग और सम टोटल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि एक राजा था सभी स्लेव थे. रैंक्स थी ना, राजा की सभा, और फिर धीरे धीरे ना रैंक बाय रैंक नीचे स्लेव सबसे नीचे थे. लेकिन अगर आप दूर बैठ के देखेंगे तो वो सभी राजा के स्लेव ही थे. वो जो राजा की सभा थी वो उसकी स्लेव थी. सभा के नीचे जो सैनिक थे वो सभा के स्लेव थे. सैनिकों के नीचे जो किसान थे वो उनके स्लेव थे. राइट. तो ये स्लेवरी का ही सिस्टम था, इसीलिए किंग एंड स्लेवरी कहा मैंने एंशिएंट में. ठीक है. तो सम टोटल, इसीलिए सम टोटल कहा ताकि आसान हो जाए समझने वाले के लिए, ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स दैट पीपल मस्ट एंटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. सो राजा की स्लेवरी करनी ही पड़ेगी, राजा के सामने झुकना ही पड़ेगा, राजा के कदम चूमने ही पड़ेंगे, राजा की तलवार के आगे गर्दन रखनी ही पड़ेगी ताकि सर्वाइव किया जा सके. राइट. टू प्रोड्यूस एंड टू रिप्रोड्यूस देयर मीन्स ऑफ लाइफ. एग्जाम्पल, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप. ठीक है. पेट्रिशियन प्रोलेटेरियन. पेट्रिशियन क्या होता है? एक पेट्रिशियन होता है एरिस्टोक्रेट. तो कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरिएट का रिलेशन, मास्टर स्लेव का, मालिक और गुलाम का रिलेशन. ठीक है. तो ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है. नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल गुड्स. अब ये सारी चीजें ना आपको इकोनॉमी में क्लियर हो जाएंगी. अगर आपने कमीशन के लिए, यूपीएससी के लिए इकोनॉमी सब्जेक्ट GS3 अगर प्रिपेयर कर लिया है तो ये टर्म्स के साथ आप थोड़ा रिलेट कर सकते होंगे. ठीक है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. Capital goods are physical, non-human and non-financial inputs used in the production of economic value. These include raw material, facilities, machinery and tools used in production of goods. ठीक है. So इंसान के अलावा अन्य जो चीजें हैं, मतलब लेबर तो लगेगा ही, लेबर के अलावा लेबर, सुपरवाइजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये सब तो लगेंगे ही प्रोडक्शन में, लेकिन उनके अलावा जो एस्पेक्ट्स हैं प्रोडक्शन के उनको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है. Next point, social and technical relations of production. These includes property, power and controlled relations governing societies, productive assets, often codified in law. Cooperative work relations and forms of association, relations between people and the objects of their work, and the relations between social classes. तो ये बहुत घुमावदार बात नहीं है. कहने का मतलब सिंपल सी बात है, किंग और स्लेव के बीच में क्या रिलेशन है? किंग आदेश देगा, स्लेव को करना पड़ेगा. ठीक है. एक कोऑपरेशन में मान लीजिए एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैनेजर और उसके टीम लीडर के बीच में क्या रिलेशन है? मैनेजर जो कहेगा टीम लीडर को करना पड़ेगा, टीम लीडर जो कहेगा वो टीम के मेंबर को करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये जो रिलेशंस हैं आपस में, ये है सोशल एंड टेक्निकल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. तो ये कुछ ज्यादा मोटी बात है नहीं, ये समझ सकते हैं आप. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है. सो मोड ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया ही, एंशिएंट में स्लेवरी, फ्यूडल में सर्वडम, मॉडर्न में लेबर. मार्क्स बिलीव्ड दैट ह्यूमन हिस्ट्री कुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. ह्यूमन हिस्ट्री को आप जो है वो डोमिनेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में बांट सकते हैं कि
अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्योंकि मार्क्स ने कहा कि इकोनॉमी के आधार पर ही सोसाइटी बटी हुई थी और जो सोसाइटीज का इतिहास रहा है वो इकोनॉमी के आधार पर ही रहा है। यानी प्रिमिटिव टाइम में कम्युनिज्म था, एंशियंट टाइम में स्लेवरी थी, फ्यूडल टाइम में सर्फडम था और मॉडर्न टाइम्स में लेबर है। ठीक है, सो इस आधार पर आप जो है वो इतिहास को बांट सकते हैं। इन 4 हिस्सों में आप थ्रू आउट इंसानियत के इतिहास को बांट सकते हैं। और ये किस आधार पर है? ये सब इकोनॉमी के आधार पर है, प्रोडक्शन के आधार पर है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अ मोड ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस विच इंक्लूड ह्यूमन लेबर, power and means of production. Example: tools, productive machinery, commercial industrial buildings, other infrastructure, technical knowledge, materials, plants, animals, exploitable land, etc. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके समझने के लिए मैंने पूरा पॉइंट आपको समझा ही दिया है कि मान लीजिए एंशिएंट टाइम में अगर स्लेव काम कर रहा है तो स्लेव टूल से ही तो काम करेगा ना, ऐसा तो है नहीं स्लेव सोचेगा और काम हो जाएगा। स्लेव किसी ना किसी टूल का यूज करेगा, स्लेव किसी ना किसी लैंड पर काम करेगा, स्लेव किसी ना किसी रॉ मटेरियल पर काम करेगा, राइट। सो ये सारे एस्पेक्ट्स भी आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, लेकिन मोड ऑफ प्रोडक्शन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको समझा चुका हूं थॉरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थियरी ऑफ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट है क्या। ये पूरा का पूरा जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास में बटी हुई है सोसाइटी, और खास तौर पर कैपिटलिस्ट एंड प्रोलेटरेट जो क्लास के 2 बड़े हिस्से हैं, एक टॉप में कैपिटलिस्ट और बॉटम में प्रोलेटरेट, और बीच में अन्य भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, लंपन प्रोलेटरेट है, एरिस्टोक्रेटिक प्रोलेटरेट है, ठीक है, पैटी बर्गियोसी है, बर्गियोसी है। सो ये अन्य क्लास, ये जो है वो सोसाइटी की क्लासेस का हिस्सा भी है। अगर आप इस तरह बांट लीजिए, चलिए इस तरह बांट लेते हैं, अपर क्लास, मिडल में भी अपर मिडल, जिस तरह भारत में बटा हुआ है, अपर क्लास हो गई, ठीक है, मिडल में, मिडिल क्लास में भी अपर मिडल, लोअर मिडल और फिर नीचे लोअर क्लास। ठीक है, तो भारत में सोसाइटी को हम मुख्य तौर पर इस तरह बांट देते हैं, लेकिन मैं खुले तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता इस तरह जो बंटवारा किया गया सोसाइटी का। समझाऊंगा, मैंने आपको बोला ना, मैं अपनी आइडियोलॉजीज भी धीरे धीरे आपको बताऊंगा ही। ठीक है, लेकिन समझते हैं मार्क्स की तरफ से सोसाइटी जो है वो किस तरह बटी हुई है, और ये जो थ्योरी ऑफ क्लास है क्या, सोसाइटी कैसे बटी हुई है आपस में क्लास में, और इन क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, a social class in Marx terms is an aggregate of persons who perform the same function in the organization of production। ठीक है, सोशल क्लास ये है कि अगर आप सब मजदूरी कर रहे हैं तो आप लेबर क्लास हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो मजदूरों को सुपरवाइज कर रहे हैं तो आप जो है वो एरिस्टोक्रेटिक जो है वो प्रोलेटरेट हैं। तो इस तरह, यानी कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं उस आधार पर जो प्रोडक्शन का जो मोड है उसमें आपका स्थान है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इट इज डिटरमाइंड नॉट बाय ऑक्यूपेशन और इनकम बट बाय द पोजीशन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज एंड द फंक्शन ही परफॉर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई मजदूर है, कोई लेबर है, वो कमा रहा है मजदूरी करके महीने के 30,000 रुपए। ठीक है, बहुत मजदूरी करता है धूमधाम से, बहुत काम है उसको, 30,000 रुपये कमा रहा है। दूसरी जगह एक कोई व्यक्ति है, वो काम करवा रहा है, ठीक है, वो मजदूरों से काम करवा रहा है, लेकिन उसको अंत में कमाई जो है वो केवल मान लीजिए 15,000 ही हो रही है। मजदूरों से कमाई करवाने के बावजूद भी कमाई उसको 15,000 ही हो रही है। तो अगर आप इकोनॉमी के आधार पर देखें तो ये लेबर इस दूसरे व्यक्ति से जो है वो ज्यादा कमा रहा है, बट स्टिल सोशल हायरार्की में कम कमाने वाला व्यक्ति इस लेबर से ऊपर आएगा, क्योंकि ये लेबर है और ये कैपिटलिस्ट है, ये लेबर करवा रहा है ये। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन या इनकम के हिसाब से नहीं, ये तो इनकम का एग्जांपल हो गया। ऑक्यूपेशन का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति लेबर कर रहा था, 30 साल उसने काम किया, फिर ठेकेदारी सीख ली, अब वो खुद भी लेबर कर रहा है। मान लीजिए उसने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन अब वो केवल टाइल लगाता है, खुद वो टाइल लगाता है, और बाकी सबसे किसी से फिटिंग करवा रहा है, किसी से कंक्रीट तैयार करवा रहा है, किसी से ईंटें लगवा रहा है। ठीक है, तो ये मजदूरों से वो काम करवा रहा है, खुद भी वो मजदूरी कर रहा है, लेकिन बाकियों को उसने अपने अंडर रखा हुआ है। तो भले ही इन सब का प्रोफेशन सेम हो, लेकिन सोसाइटी में इनकी क्लास अलग अलग है। ये लेबर है और ये मिस्त्री है, ये क्योंकि ये स्किल्ड लेबर है, राइट। ये ठेकेदार है, इसको ठेकेदार की जो है वो सोसाइटी में इसको ठेकेदार की जो है वो उपाधि मिल गई है।
अदरवाइज कर तो ये भी मजदूरी रहा है, लेकिन अब ये ठेकेदार है। तो ऑक्यूपेशन भले ही सेम हो, लेकिन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में आपका कहां स्थान है, यानी आपके नीचे या आपके ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, आप या आप किसके अंडर काम कर रहे हैं, या आपके अंडर कौन काम कर रहे हैं, ये है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हायरार्की कहां पर सेट होते हैं आप, उस आधार पर आपकी क्लास पे मतलब आपका जो है वो सोसाइटी में स्थान है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर कारपेंटर का एग्जाम्पल दिया है। टू कारपेंटर्स ऑफ हुम इज द शॉप टू कारपेंटर्स ऑफ हुम वन इज द शॉप ओनर एंड द अदर इज द पेड वर्कर belong to two different classes even though their occupation is the same। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल जो मैं आपको ये मिस्त्री वाली बात कर रहा था, एक कारपेंटर है, कारपेंटरी कर रहा है वो, लेकिन उसकी खुद की दुकान है और वो किसी से मजदूरी भी करवा रहा है सेम, तो दोनों ही लोग कारपेंटरी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो करवा रहा है वो कैपिटलिस्ट है, जो कर रहा है वो प्रोलेटरेट है। तो सोसाइटी में दो अलग अलग स्थान है उनके, ये ठेकेदार है, ये इसका मिस्त्री है और ये इसकी लेबर है। सोसाइटी में दो अलग अलग स्थान है इनके। ठीक है, भले ही काम सेम कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट एक्चुअली कंस्टिट्यूट अ क्लास? क्लास इन मार्क्सियन टर्म हैज बीन आइडेंटिफाइड विद 5 वेरिएबल्स एज पुट बाय बेंडिक्स एंड लिप्सेट। अब बेंडिक्स और लिप्सेट जो है वो बाद में इन्होंने मार्क्सियन आइडियोलॉजी को स्टडी करके, मार्क्स ने जिस तरह 5 वेरिएबल्स के आधार पर क्लास को डिफाइन किया है, आइए उन 5 वेरिएबल्स को देखते हैं। ठीक है, conflict over distribution of economic rewards between the classes। तो देखिए क्लास हम समझेंगे इन 5 वेरिएबल्स पे, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट इन क्लासेस के बीच में पैसा जो इरेगुलरली बटा हुआ है, इन क्लासेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवार्ड जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस यही तो कॉन्फ्लिक्ट है ना। प्रोलेटरेट को क्या कॉन्फ्लिक्ट है? मजदूरी ज्यादा कर रहा है, कमाई कम है। कैपिटलिस्ट जो है वो सारी कमाई अपने पास ले जा रहा है। ठीक है, यही तो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है ना। जैसे स्टीव जॉब्स है, बैठा वो यूएस में है, अरबों में कमाया उसने, खरबों में कमाया, लेकिन चाइना में वो मजदूरी करवा रहा है बच्चों से। या मान लीजिए कोई भी कपड़ा है, कोई भी बड़े ब्रांड है, जैसे नाइकी है, एडिडास वगैरह है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया में मजदूरी करवा रहे हैं और बहुत कम दामों पे काम करवा रहे हैं लोगों से। तो ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना लेबर को, और खुद बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये जो वेज गैप है कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में, यही तो कॉन्फ्लिक्ट का कारण है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट का कारण है इकोनॉमिक गैप और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स। और क्लास किस तरह बनी है? 5 फैक्टर हैं, 5 वेरिएबल है, देखते हैं। वेरिएबल का है, फैक्टर नहीं का है, क्योंकि बदल सकता है। ठीक है, सबसे पहला है इजी कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स इन द सेम क्लास पोजीशन सो दैट द आइडियाज एंड एक्शंस प्रोग्राम्स आर रेडिली डिसेमिनेटेड। अब देखिए भारत में फॉर एग्जाम्पल जो गुजराती लोग हैं, उन्होंने बिजनेस, जो वेस्ट कोस्ट वाला बिजनेस है वो डोमिनेट किया हुआ है। खास तौर पे गुजरात महाराष्ट्र में जो बिजनेस है, इनको गुजराती या महाराष्ट्रियन जो बिजनेसमैन है इन्होंने डोमिनेट किया हुआ है। इनकी फैमिलीज ने डोमिनेट कर रखे हैं कई सारे बिजनेस, वो और किसी को करने ही नहीं दे रहे। तो उनकी जो क्लास है और उनको जो नॉलेज है वो उनकी क्लास में ही बह रही है। उस नॉलेज को अपनी क्लास से बाहर जाने नहीं दे रहे, ताकि कोई और व्यक्ति उनकी क्लास को ज्वाइन ही ना कर सके। तो इजी कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लास, तो एक किसी स्पेसिफिक क्लास में कम्युनिकेशन जो है वो आसान होता है, इसीलिए क्लास को जंप करना जो है वो मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बैरियर्स हैं क्लासेस के बीच में। जो टॉप क्लास है वो निचले तबके लोगों को अपने क्लास में एंटर होने नहीं देते। ठीक है, आप में से कुछ ने अगर स्कैम 1992 देखी होगी, ठीक है, सीरीज देखी होगी, तो वहां पर इस चीज को जो है वो एग्जाम्प्लीफाई किया गया है कि किस तरह बैंकिंग में कुछ ऐसे बिजनेस हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो भारत की बैंकिंग को कंट्रोल करती हैं। तो ये सच है, बात झूठ नहीं है। सो इजी, सो एंड इट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर इंडिया, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, राइट। जो बर्गियोसी है, जो कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिन्होंने बिजनेस को पकड़ा हुआ अपने हाथ में, जैसे जापानीज कॉन्ग्लोमरेट्स थे, उन्होंने, उन फैमिलीज ने बिजनेस को पकड़ा हुआ था। जैसे यूके के कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, या यूरोपियन कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने बैंकिंग को अपने कंट्रोल में किया। यूएस में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, गोल्ड को, बैंकिंग को, शेयर मार्केट को अपने कंट्रोल में किया उन्होंने फैमिलीज ने, और वो आम लोगों को उस बिजनेस में एंटर करने नहीं देते, बिजनेस के कोर में एंटर करने नहीं देते, यानी कोर कैपिटलिस्ट बनने नहीं देते।
तो इजी कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स इन द सेम क्लास, तो सेम क्लास में कम्युनिकेशन आसान है और क्लास जंप नहीं कर सकते, क्लासेस के बीच में बैरियर है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमिक रिवॉर्ड अच्छे से नहीं बढ़ता सभी क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा ग्रोथ ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। अगला कॉन्फ्लिक्ट का या क्लास होने का कारण यह है कि क्लासेस हैं, इसका पता चलेगा लोगों को। ग्रोथ ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस इन द सेंस दैट द मेंबर्स ऑफ द क्लास हैव अ फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हिस्टोरिक रोल, ठीक है। यूएस के वो अब आप बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने वाले या जो बैंकिंग फैमिलीज हैं या जो स्टॉक मार्केट जो हैंडल कर रही हैं, ये जो फैमिलीज हैं यूएस की, ठीक है, इनको अपनी सॉलिडेरिटी का पता है कि अगर ये आपस में जुड़े रहे तो हम स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेटेड रखेंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले जो है वो स्टॉक मार्केट को जनता मैनिपुलेट करने लग गई थी, राइट। तो इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग और सॉलिडेरिटी अगर बनी रही तो ये पूरे यूएस के स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर सकती हैं कुछ फैमिलीज, ठीक है, और हिस्टोरिकली करती भी रही हैं। हिटलर इसी से तो परेशान था कि कुछ ज्यू फैमिली जो है वो जर्मनी में बैंकिंग सिस्टम और स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर रही थी, बार बार बैंक्स को वो क्रैश करा दे रहे थे, जर्मन पॉपुलेशन का पैसा फंस जा रहा था, मिलियंस लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जा रहे थे इस चक्कर में, इसीलिए ज्यू से भड़का हुआ था वो, ठीक है। और भी कारण है, एक कारण ये था। सो ये जो ग्रोथ ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस है, यानी एक क्लास का आपस में जो है वो, मतलब एक क्लास जो है वो आपस में कॉन्शियस है कि हम अगर आपस में एक दूसरे का साथ देंगे तो हम दूसरे को अपनी क्लास में एंटर होने नहीं देंगे। यानी इस हिसाब से जो भारत के पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, जो भारत के बड़े लेवल के पॉलिटिशियंस हैं वो अवेयर हैं कि हम रूलिंग क्लास हैं और हम दूसरे को एंटर ना करने दें अपने, यानी कि जितने ज़्यादा रूलर्स होंगे उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो कम से कम रूलर्स हों। तो रूलिंग क्लास जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपने तक बनाकर रखते हैं, वो सॉलिड हैं, वो डटे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ताकि आम लोग वहां तक ना पहुंच सकें, ठीक है। द प्रोफाउंड डिससेटिस्फैक्शन ऑफ लोअर क्लास ओवर इट्स इनएबिलिटी टू कंट्रोल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा वेरिएबल ये है कि जो लोअर क्लास है, जो प्रोलेटरेट है, उसको ये बात पता है कि हम फंसे हुए हैं और हम इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसको ना ही कंट्रोल कर सकते, ना ही मैनिपुलेट कर सकते, ना ही उसको हम इम्बैलेंस कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। हमें केवल उसमें अपना रोल अदा करना है जो कि लेबर का है, और उस लेबर के बदले हमें वेज मिलेगा, उसके बदले वो कुछ नहीं कर सकते। और ये फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर। यही फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई आगे रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू मार्क्स। नेक्स्ट देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ political organization resulting from economic structure, the historical situation and the maturation of class consciousness, ठीक है। देखिए, क्लास कॉन्शियसनेस यानी कि लोग जो है वो जान गए कि हमारी जो है वो क्लास, यानी कि हम अपर क्लास हैं, ये लोअर क्लास है, ठीक है। लोगों को ये पता चल गया कि और अगर हम अपर क्लास के लोग आपस में जुड़े रहे तो हम लोअर क्लास को कंट्रोल करके रखेंगे। इसीलिए अपर क्लास ने क्या किया, जो है वो पॉलिटिकल ऑर्डर ऐसा बनाया कि अपर क्लास जो है वो शक्ति में बनी रहे, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत की, नॉट जस्ट भारत लेकिन यूरोपियन जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, उन्होंने किंग के उन एरिस्टोक्रेटिक क्लास ने किंग के साथ जुड़कर ऐसा सिस्टम बनाकर रखा ताकि सर्फ्स जो है वो कभी भी उभर ना सकें। फिर उसके बाद जो लिबरल्स जो धीरे धीरे जो है वो अपर क्लास तक पहुंचे, बड़े बिजनेसमैन बने, उन्होंने किंग्स के साथ मिलकर ब्रिटेन में ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई ताकि वो लेबर्स को एक्सप्लॉइट कर सकें, जनता को, आम जनता को एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये जो क्लास कॉन्शियसनेस है, इसकी वजह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, द स्मॉल पीजेंट्स फ्रॉम form a vast mass and live in similar conditions, but they are isolated from one another and are not conscious of their common interests and predicament, hence they do not constitute a class। देखिएगा, जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं उन्हें पता है कि हमारा इंटरेस्ट है अपनी शक्ति, अपने भोग विलास बनाए रखने, इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्डर बना लिया ताकि वो आम जनता, सिटीजन को कमजोर बनाकर रख सकें या अपने आगे झुकाकर रख सकें।
लेकिन जो स्मॉल पीजेंट्स है थ्रू आउट भारत में फैले हुए हैं, स्मॉल पीजेंट्स हैं, उन सब की हालत खराब है, ठीक है, और उन सबको जो है वो एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ रहा है। लेकिन उनके बीच में एक कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है कि उनके बीच में एक कॉमन इंटरेस्ट नहीं है कि हम सभी पिस रहे हैं, हम सब जुड़कर खड़े हो जाएं। इसीलिए भारत को आपस में बांट कर रखा जा रहा है। देखिए, बहुत सारे ना नेशनलिस्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि हिंदू आएगा मुस्लिम जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज, अगर आप ऐसा फील करते हैं ना, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुत्व, ये सारी चीजों में अगर आप बह गए हैं, तो मैं एक चीज बहुत सिंपल आपको बोलना चाहूंगा कि जब ये हिंदू मुस्लिम का राडा खत्म होगा ना, उसके बाद आप क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य में लड़ेंगे, समझ रहे हैं। जब आप इसमें से भी ये युद्ध भी आप निपटा लेंगे, तो फिर आप क्षत्रियों में जो है वो चौहान ठाकुरों से, ठाकुर यादवों से आपस में लड़ेंगे, ठीक है। तो ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, समझ रहे हैं। ये झगड़ा एक्चुअली कैपिटलिस्ट वर्सेस प्रोलेटरेट का है, ये झगड़ा रूल्ड वर्सेस गवर्नड का है, रूलर वर्सेस गवर्नड का है, ठीक है। ये आम इंसान को, आम लोगों को बहका के रखने का है ताकि वो इकट्ठा ना हो सकें एक्सप्लॉयटेशन, अपने ऊपर किए जा रहे एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। ऐसा मार्क्स भी कहते हैं, ऐसा कुछ हद तक मैं भी मानता हूं, ठीक है। कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक मानता हूं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये हिंदू मुस्लिम सब डिस्ट्रैक्शन है, पैदा किए गए जबरदस्ती, ताकि हम आम लोग उलझे रहें और जो मलाई खा रहे हैं वो मलाई खाते रहें, ठीक है। मार्क्स थियराइज्ड दैट, अब यहां पर एक बहुत कड़वा सच है, जो सक्षम लोग हैं ना, वो ये बात जानते हुए भी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लाइफ टाइम में बदलाव नहीं आएगा। वो जानते हैं कि इवेंचुअली बदलाव आएगा, लेकिन एक लाइफ टाइम में नहीं आएगा। इसीलिए अगर, और सर्वाइवल, दूसरी चीज सर्वाइवल, कि सर्वाइव करना है तो सिस्टम के साथ जुड़े रहो। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि पहले सिस्टम को समझो अच्छे से। वो आपको ट्रेनिंग के दौरान भी सिखाया जाएगा, लवासना में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिखाई जाएगी, वहां पर वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह लोगों को गवर्न किया जाता है, और ये सारी बारीकियां आप समझेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले भी थोड़ा सा कॉन्शियस अपना डेवलप करें, ताकि आप बाद में जब सिस्टम में उतरें तो गहराई से समझें उन चीज़ों को, उन फंडों को, राइट, और अपना जो है वो एक पॉजिटिव रोल अदा करें। मार्क्स थियराइज्ड दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस in the community, the society has been divided into classes because of its absolute dependence on the division of labor, which precipitated dominance among the ruling class and the subordination among the subjugated class। ठीक है, मार्क्स क्या कहते हैं, इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं मैं। मार्क्स क्या कहते हैं कि जब इंसान प्रिमिटिव माहौल में था, यानी आदि मानव था, तब भी इंसान जो है वो ग्रुप बनाकर रहता था, और उसमें से जो सबसे शक्तिशाली मर्द यानी पुरुष, और सबसे शक्तिशाली जो औरत रही होगी या फीमेल रही होगी उस ग्रुप की, उस छोटे से क्लैन की, ठीक है, उसने डोमिनेट किया होगा, और जो लेबर है वो बटा होगा, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के हिसाब से वो झुंड काम करता होगा। यानी कुछ बंदरों को कहा गया होगा कि तुम्हें जो है वो पहरा देना है, कुछ को कहा गया होगा कि तुम जो है वो ये फल इकट्ठा करके लाओ, कुछ को कहा गया होगा, यानी डिवीजन ऑफ लेबर था। उस डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, मार्क्स थियोराइज्ड दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द कम्युनिटी, यानी इंसानों ने जब कम्युनिटी बनानी शुरू करी है, जब से द सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू क्लासेस, सोसाइटी क्लासेस में बटी हुई है। जो, क्योंकि शुरुआत में जो सबसे शक्तिशाली था वो ऑब्वियसली अल्फा बन गया, ठीक है। तो शुरुआत में शारीरिक बल के आधार पर अल्फा बना होगा, या ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, जिस तरह हाथियों के झुंड में जो फीमेल होती है वो डोमिनेट करती है मेल्स के बजाय। क्यों? क्योंकि फीमेल्स को नॉलेज होती है कहां पर पानी, कहां पर घास, किधर मूव करना है, कहां माइग्रेट करना है, राइट। उसी तरह मानुष, यानी कि जो आदि मानव था, वहां पर भी जो महिलाएं थी, जो फीमेल्स थी, इंसान के जो पूर्वज हैं हमारी जो फीमेल्स थी, वो ज्यादा जो है वो एक्टिव थी, वो ज्यादा एक्टिव थी ये पता करने में कि कौन सा पौधा जहरीला है, कौन सा खाने लायक है, किस जगह मूव करना चाहिए, कहां पर पानी मिलेगा जंगल में, कौन से जानवर से दूर रहना है। तो कुछ समय तक महिलाओं ने डोमिनेट किया सोसाइटी को,
इंसान की या आदि मानव की। लेकिन जब इंसान ने खुले मैदान पर आकर रहना शुरू किया, जब सीधा चलना शुरू किया, सो दैट मीन्स होमो हेबिलिस के बाद जब इंसान मैदान में आया है ना, यानी 20 लाख साल पहले या 2.2 से 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, तब से जो है वो अल्फा, जो शारीरिक बल जिसके पास ज्यादा है, वो डोमिनेट करने लगा। तो क्लासेस, जब से इंसान सोसाइटी में रह रहा है, बेसिक मतलब यह है कि जब से इंसान सोसाइटी में रहना शुरू कर रहा है, तभी से ही क्लासेस डेवलप हो गई हैं। जो ज्यादा बुद्धिमान है, पहले जो ज्यादा बुद्धिमान था वो ग्रुप को डोमिनेट करता था, फिर जो ज्यादा शक्तिशाली है वो ग्रुप को डोमिनेट करेगा। जो उस शक्तिशाली अल्फा को रिझा जाए, वो उस अल्फा के जो है वो खास चेले हो जाएंगे। जो उस शक्तिशाली अल्फा को पसंद नहीं आया, वो उसको जो है वो काम दिया जाएगा कि तुम पहरा दोगे, तुम आग लगाओगे, तुम फल इकट्ठा करोगे, तुम शिकार करने जाओगे तुम, ठीक है। सो क्लासेस में बंटवारा जो है वो पहले से ही था, ठीक है, शुरुआत से ही। ऑफ इट्स एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, और ये क्लासेस किस पर थी? डिवीजन ऑफ लेबर, कौन क्या काम करेगा, ठीक है। अब एक बहुत सेंसिटिव बात बोलता हूं, भारतीय सोसाइटी के हिसाब से शूद्र जो है वो सबसे नीचे सोसाइटी में, सोशल हायरार्की में, और इन शूद्रों को भारतीय सोसाइटी के सबसे जो है वो जघन काम भी करने, या मान लीजिए सीधा बोलता हूं गटर की सफाई, तो एक शहर में गटर की सफाई शूद्र लोग ही करेंगे, ऐसा सिस्टम जो है वो भारतीय सोसाइटी में था और अभी भी कई जगहों पर है। बहुत सेंसिटिव चीज है, समझिएगा। सो ये डिवीजन ऑफ लेबर की कौन क्या काम करेगा किस आधार पर है? सोसाइटी में सोशल क्लास के आधार पर। तो जो एंशियंट भारतीय सोसाइटी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्रों का स्थान क्लासेस में सबसे नीचे है, इसीलिए वो समाज के सबसे जघन कार्य भी करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पे देखिए सोसाइटी बटी है, विच प्रेसिपिटेटेड, और इससे हुआ क्या? जो सबसे अच्छे काम करेगा, भगवान के साथ जोड़ना है, वो ब्राह्मण, प्रीस्ट, मौलवी। जो दूसरे को सुरक्षा देगा, जो शासन करेगा, वो क्षत्रिय। जो बिजनेस करेगा, वो वैश्य, राइट। तो यहां से डोमिनेंस जो है वो रूलिंग क्लास, और सबऑर्डिनेशन जो है वो सबजुगेटेड क्लास के ऊपर थोपी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the modern context, he said, though the workers were formerly free to sell their labor, while being existentially constrained to do so, makes their conditions historically specific and functionally distinct from the earlier exploited classes. तो मार्क्स कहता है कि एक्सप्लॉयटेशन तो हुआ है हर जगह, एंशिएंट में स्लेव का, फ्यूडल में सर्व का, मॉडर्न में लेबर का। लेकिन लेबर का जो एक्सप्लॉयटेशन है ना, वो उसकी चॉइस से है कुछ हद तक, क्योंकि लेबर चूज कर सकता है कि मुझे मिल में काम करना है, मुझे माइन में काम करना है, खदान में काम करना है, या मुझे किसी के घर में काम करना है, हाउस होल्ड में काम करना है। तो लेबर के पास लेबर तो करना ही है उसे, एक्सप्लॉइटेड तो वो है ही, लेकिन उसके सामने चॉइस है, अपने चॉइस का लेबर कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन एंशियंट और फ्यूडल टाइम में ऐसा नहीं था। स्लेव को जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा, सर्फ को जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा। लेबर जो है वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन तो तीनों ही जगह है। तो इस तरह जो है वो हिस्टोरिकली स्पेसिफिक है और फंक्शनली डिस्टिंक्ट है, अलग है बाकियों से प्रेजेंट डे जो प्रोलेटरेट है, इसका एक्सप्लॉयटेशन सर्फ्स और स्लेव्स से अलग है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। मार्क्स डेवलप्ड हिज थियरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट in his analysis and critique of capitalist society. The main ingredients of the class conflict theory may be summarized as follows, ठीक है। अब देखते हैं जो क्लास, आपको समझ आया कि क्लास क्यों बनी, हमें समझ आया है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो, पहले हमने समझ लिया कि क्लासेस क्या हैं और कैसे क्लासेस अलग अलग हैं, उनके 5 हमने पॉइंट समझे। अब देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है क्लास पे, ठीक है, उनके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, जो थ्योरी दी है ना मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की। तो सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ प्रोलेटरेट। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोलेटरेट लाइज इन द यूनिटी अमंग वर्कर्स। यानी कि अगर क्लास कॉन्फ्लिक्ट करना है तो पहले प्रोलेटरेट को यूनाइट होना पड़ेगा, लेबर्स को समझना पड़ेगा कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है।
द फर्स्ट अटेम्प्ट्स of the workers to associate among themselves always take place in the form of combinations and unions. सबसे पहला अटेम्प्ट क्या करेंगे? वर्कर्स यूनियन फॉर्म करेंगे. यूनियन क्यों फॉर्म की जाती है, एक्सप्लेन करते हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कंसंट्रेट इन वन प्लेस. अब देखिए, मान लीजिए आप एक जो है वो फैक्ट्री डालने जा रहे हैं, तो आप फैक्ट्री कहां डालना पसंद करेंगे? एक ऐसी जगह पर जहां पर रॉ मटेरियल सबसे नजदीक हो, एक ऐसी जगह पर जहां पर लेबर सस्ता और आसानी से मिल जाए, एक ऐसी जगह पर जहां पर मार्केट जो है वो आसानी से अवेलेबल हो और ट्रांसपोर्टेशन तीनों के लिए, रॉ मटेरियल, लेबर और मार्केट के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फिजिबल हो. ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकल हॉटस्पॉट्स जो हैं वो डेवलप होंगे. एक ऐसे इकोनॉमिकल हॉटस्पॉट डेवलप होंगे जो कि रॉ मटेरियल भी देंगे, लेबर भी देंगे और मार्केट भी देंगे. तो ऐसे इकोनॉमिकल हॉटस्पॉट्स पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आकर कंसंट्रेट हो जाएंगी. तो भारत के बड़े इंडस्ट्रियल रीजन, मान लीजिए कोल माइंस जो हैं वो ऐसी जगह पर ही होंगी ना जहां पर कोल ज्यादा है. ठीक है, लोहे की फैक्ट्री ऐसी जगह पर होंगी जहां पर लोहे की खदान है. पेट्रोलियम रिफाइनरीज ऐसी जगह पर होंगी जहां पर पेट्रोलियम निकल रहा है मुख्य तौर पर. ठीक है, तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है कंसंट्रेट्स इन वन प्लेस, वो एक जगह पर कंसंट्रेट होती हैं इन कारणों की वजह से. पीपल अननोन टू वन अनदर, कंपटीशन डिवाइड्स देयर इंटरेस्ट. अब देखिए यहां पर जो लेबर आएगा, अब जरूरी नहीं है कि केवल लेबर आए, लेबर के अलावा जो है वो मैनेजर भी होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, पूरी हायरार्की होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की. उनके अपने अलग अलग इंटरेस्ट होंगे. सबका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कैपिटलिस्ट सबका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, लेकिन सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, इसलिए वो एक साथ नहीं जुड़े हुए. लेकिन सबका एक सिमिलर इंटरेस्ट है, बट द मेंटेनेंस ऑफ वेज, कि तनख्वाह जो है वो सही मिले और सही समय पर मिले, बगैर कटौती के मिले. ठीक है, दिस कॉमन इंटरेस्ट विच दे हैव अगेंस्ट देयर बॉस यूनाइट्स देम इन अ कॉमन थॉट ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन या यूनियन. तो भले ही एक लो लेवल का मजदूर हो, उसके ऊपर उसका सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, तो ये सब लोग जो है वो यूनियंस बनाते हैं. क्यों? क्योंकि भले ही इनके इंटरेस्ट अपने अलग अलग हों, लेकिन सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है इनका वेज, कि इनको तनख्वाह जो है वो सही समय पर और पूरी तनख्वाह मिले. ठीक है, 10 कॉम्बिनेशन कहने का मतलब तो यूनियंस है, ऑलवेज हैज अ डबल एम. कॉम्बिनेशन का डबल एम है क्या? दैट ऑफ स्टॉपिंग द कंपटीशन अमंग देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट जनरल कंपटीशन अमंग देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट जनरल कंपटीशन विद द कैपिटलिस्ट. देखिए एग्जाम्पल देता हूं. मान लीजिए किसी शहर में टैक्सी ड्राइवर्स हैं बहुत सारे, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मान लीजिए 100 रुपया एक टैक्सी वाला 100 रुपया ले रहा है. दूसरा टैक्सी वाला कह रहा है मैं आपको 90 में पहुंचा दूंगा, तीसरा कह रहा है मैं 80 में पहुंचा दूंगा, चौथा कह रहा है मैं 70 में पहुंचा दूंगा. सबको पैसा कमाना है. ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करते रहेंगे, अगर ये टैक्सी वाले ऐसा करते रहेंगे, तो जो सबसे कम दाम देगा ग्राहक उसी की टैक्सी में बैठेगा. तो ऐसे में सभी का फायदा हो. तो और ये अलग अलग दाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सबका अपना कॉमन इंटरेस्ट है कि उसके पास आगे ग्राहक बैठे. ठीक है, कस्टमर उसकी टैक्सी में आकर बैठे. तो यहां पर ऐसे में जो ये टैक्सी वाले हैं ये यूनियन क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, ताकि, और अगर ये यूनियन क्रिएट कर लेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये फिक्स कर देंगे कि किराया फिक्स है 80 रुपए. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, कंपटीशन अमंग देमसेल्व्स खत्म हो गया कि सबको अब बराबर पैसा मिलेगा. और फिर ये लगा लेंगे बारियां. ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, नंबर सेट कर देते हैं कि किसकी बारी आई. तो जिसकी बारी आएगी वो टैक्सी जाएगी और ए से बी जो है वो अपने कस्टमर को पहुंचाएगी. तो इस तरह यूनियंस जो है वो क्या करती हैं, दो काम करती हैं. पहला, आपस में कंपटीशन खत्म करती हैं, और दूसरा, अब मान लीजिए ये ग्राहक है, ये ग्राहक बोलेगा कि नहीं मैं तो 50 रुपए दूंगा. टैक्सी वाला बोलेगा जी नहीं यही यूनियन का रेट है. वो बोलेगा नहीं मैं दूसरे के पास जाऊंगा. वो दूसरी टैक्सी पे जाएगा, दूसरी टैक्सी वाला भी 80 बोलेगा, तीसरी पे जाएगा, तीसरा वाला भी 80 बोलेगा. सो दैट मीन्स जो ग्राहक है वो 50 रुपए देना चाहता है लेकिन नहीं दे पाया. क्यों? क्योंकि यूनियन बनी हुई थी. ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस तरह काम करते हैं कि जो लेबर है उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, आपस में कंपटीशन खत्म हो, और जो बॉस है
बॉस से उनका जो कॉमन इंटरेस्ट है, उनका वेज, उसको वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करा सके। ठीक है, आगे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अगला आता है आपका पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें थियरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट में। टू मार्क्स द मोस्ट डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सोसाइटी इज द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अब मार्क्स के हिसाब से सोसाइटी को बांटना या सोसाइटी किस तरह की है, यह मार्क्स बताता है कि सोसाइटी ने प्रॉपर्टी को आपस में कैसे बांटा हुआ है। तो किंगडम जब थी तो पूरा का पूरा किंगडम का मतलब सारा का सारा एरिया किंग का है, बाकी सब आप किंग के स्लेव हैं। ठीक है, तो किंगडम के टाइम में किंग ने जो है वो, यानी कि अगर कोई किंगडम है दैट मीन्स वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उस किंग की है। उस किंग का ड्यूक होगा तो ड्यूक का ड्यूकडम होगा, फिर ड्यूक के अंडर जो जो भी आएंगे, आर्च ड्यूक आएगा, फिर उसके अंडर उसका बैरन, उसका नाइट, तो इस हिसाब से प्रॉपर्टी बटी होती है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी के आधार पर सोसाइटी का हिसाब लगाया उसने। एंड द क्रूशियल डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन हिज रिलेशन टू द प्रॉपर्टी। Classes are determined on the basis of individual's relation to the means of production. It is not a man's occupation but his position relative to the instruments of production that determines his class. The development of the class consciousness and conflict over the distribution of economic rewards fortified the class barriers. अब ये सारे पॉइंट समझाता हूं आपको, बहुत आपको लग रहे होंगे बहुत मोटी मोटी बातें बोल दी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक फंडा है। सबसे पहले पॉइंट क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें यह बताया गया है कि प्रॉपर्टी किस तरह बटी हुई है, उस आधार पे आप सोसाइटी का हिसाब लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्लासेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेशन टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी सोसाइटी में कौन सी क्लास है वो कैसे पता लगाओगे कि कोई भी एक इंडिविजुअल है वो मीन ऑफ प्रोडक्शन में क्या कर रहा है। अगर इंडिविजुअल लेबर कर रहा है तो वो लेबर क्लास है, इंडिविजुअल सुपरवाइज कर रहा है तो वो सुपरविजन वाली क्लास है, यानी कि एरिस्टोक्रेटिक लेबर है। अगर वो थोड़े लेवल का बिजनेस ओन करता है तो पैटी बर्गियोसी है, अगर वो बड़ा बिजनेस ओन करता है तो बर्गियोसी है, अगर वो गवर्नमेंट चला रहा है तो वो रूलिंग क्लास है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था आपके, स्लेवरी, सर्फडम, ठीक है, लेबर्स, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में इंडिविजुअल क्या कर रहा है उस आधार पर उसकी क्लास बेस्ड है। नेक्स्ट, इट इज नॉट अ मैन्स ऑक्यूपेशन बट हिज पोजीशन रिलेटिव टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन दैट डिटरमाइंस हिज क्लास। मैन की ऑक्यूपेशन नहीं, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो कारपेंटर है, ठीक है, कारपेंटर है एक व्यक्ति, तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कारपेंटरी करना। ठीक है, लेकिन उसका खुद का बिजनेस है, वो कारपेंटरी करवा भी रहा है कई लोगों से, तो वो बेसिकली क्या है, एक पैटी बर्गियोसी है। भले ही उसका ऑक्यूपेशन, उसका पेशा जो है वो कारपेंटरी हो, तो उसके ऑक्यूपेशन के आधार पर उसकी क्लास नहीं है। वो पैटी बर्गियोसी में क्यों है, क्योंकि वो ठेकेदार है, लेकिन उसका ऑक्यूपेशन तो क्या है, ऑक्यूपेशन तो उसका कारपेंटरी है, लेकिन है वो ठेकेदार। ठीक है, सो नॉट ऑन मैन्स पोजीशन बट पोजीशन रिलेटिव टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोडक्शन की हायरार्की है उसमें वो क्या काम कर रहा है, उसमें वो ठेकेदारी कर रहा है, लेकिन है वो कारपेंटर, लेकिन कर वो ठेकेदारी रहा है, इसलिए वो ठेकेदार क्लास में पैटी बर्गियोसी है वो। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द डेवलपमेंट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स फोर्टिफाइड। अब देखिए, धीरे धीरे उस लेबर को पता चलेगा कि यार मेरा जो मिस्त्री है वो ज्यादा पैसे ले रहा है और काम कम कर रहा है। उस मिस्त्री को पता चलेगा यार मेरा जो ठेकेदार है वो और कम काम कर रहा है और मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड है, इसको लेकर धीरे धीरे जब क्लासेस अवेयर होती जाएंगी तो जो क्लास बैरियर है वो और स्टिफ होता जाएगा। जब ठेकेदार को पता चलेगा कि मैं ज्यादा कमा रहा हूं, मिस्त्री कम कमा रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि मिस्त्री ठेकेदार ना बने। जब मिस्त्री को पता चलेगा कि मैं ज्यादा कमा रहा हूं, लेबर कम कमा रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि लेबर मिस्त्री ना बने। ठीक है, तो क्लास बैरियर्स और स्ट्रांग होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट, ये जो पूरी थियरी है क्लास कॉन्फ्लिक्ट की, उसमें पॉइंट आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
पावर एंड अथॉरिटी। अब क्लासेस को अपनी पॉलिटिकल पावर और अथॉरिटी का पता चलता है। ऑल्दो क्लासेस आर फाउंड ऑन द फोर्सेज एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, they become socially significant only in the political sphere, since the capitalist society is based on the concentration of the means of production and distribution in the hands of a few. Political power becomes the means by which ruling class perpetuates its domination and exploitation of the masses. ठीक है, देखिए पहले पॉइंट में क्या बताया गया कि जो फोर्सेस और जो रिलेशन है प्रोडक्शन के, उसके आधार पर दे बिकम सोशली सिग्निफिकेंट इन पॉलिटिकल स्फीयर। इसके आधार पे जो पॉलिटिक्स है वो डिजाइन होती है। मैंने आपको बताया ना, देखिए बहुत सिंपल मैंने आपको समझाया था। लेबर है, लेबर के ऊपर उसका सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर उसका मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के ऊपर ओनर है। ठीक है, अब ओनर कोशिश करेगा कि सारा फायदा लेबर से ओनर तक आए, लेकिन यह करवाने के लिए उसको कानून चाहिए। कानून के लिए होनी चाहिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि पॉलिटिकल शक्ति। तो ओनर के कहने पर यह गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन और जुडिशरी चलाएगी, ताकि इस ओनर को, इस कैपिटलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता रहे। और ये है आपकी क्लासेस, ठीक है, लेबर क्लास, सुपरवाइजर क्लास, मैनेजर क्लास, जर्नल मैनेजर क्लास, और ये आ गई आपकी कैपिटलिस्ट और रूलिंग क्लास ऊपर। और जो सबसे नीचे है वो कौन है? लेबर क्लास है, पिस रही है। तो जो शक्ति है वो ओनर और गवर्नमेंट के पास है, और पिस कौन रहा है? लेबर। और लेबर को पीसने में काम कौन कर रहा है? थोड़ा थोड़ा इंसेंटिव इन सबको मिल रहा है। और ये सभी लोग जो हैं वो लेबर को पीसने में मदद कर रहे हैं ओनर और गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि बदले में अपने सर्वाइवल के लिए, इनके अपने सर्वाइवल के लिए इनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं अच्छे। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर स्किल। समझ आया? ये मतलब है इसका। Since the capitalist society is based on concentration of means of production and the distribution in the hands of a few, political power becomes the means by which ruling class perpetuates। क्योंकि इस political authority के दम पर ही पुलिस चलाई जा रही है, जुडिशरी चलाई जा रही है, लेजिस्लेशन चलाया जा रहा है, जो कि कानून ही ऐसे बना रहा है ताकि इस 1% जो कैपिटलिस्ट हैं केवल उन्हीं को फायदा हो, लेबर्स को कोई फायदा ना हो। और ये जो बीच की क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग में ये लोअर मिडिल क्लास और ये अपर मिडिल क्लास, ये जो मध्यम वर्ग है ये लोअर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करता रहे। किसके बिहाफ पर? ओनर्स और गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ठीक है, तो ये पूरा चक्र है सोसाइटी का, इसी तरह डिजाइन है। भारत की सोसाइटी का एग्जांपल दिया मैंने आपको। नाउ द कैपिटलिस्ट हु होल्ड्स द मोनोपोली ऑफ इफेक्टिव प्राइवेट प्रॉपर्टी टेक कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल मशीनरी and their interests coverage in the political and ideological sphere. Thus, political power, according to Marx, is merely the organized power of one class for oppressing other. देखिए, जो ओनर है, मान लीजिए गूगल है, गूगल ने पूरी की पूरी दुनिया का डेटा अपने हाथ में रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक ने पूरी की पूरी दुनिया का डेटा अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, सबका डेटा इनके पास। अब इस डेटा का ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने मोनोपोलाइज कर दिया। गूगल ने जैसे डेटा को मोनोपोलाइज किया है, फेसबुक ने डेटा को मोनोपोलाइज किया है, डेटा कलेक्शन को मोनोपोलाइज किया है। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ बिजनेस को मोनोपोलाइज किया है। सिमिलरली सेंट्रल बैंक्स, उन्होंने बैंकिंग को मोनोपोलाइज किया है। ठीक है, तो इफेक्टिव प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनसे असर पड़ रहा है, जो इफेक्टिव हैं, उनकी मोनोपोली हो जाती है। और ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब ये गवर्नमेंट्स को फंड कर सकती हैं, पैसा दे सकती हैं, या उनके साथ मिलकर काम कर सकती हैं। ठीक है, ताकि प्रोलेटरेट पर वो कंट्रोल बनाकर रखें। दस पॉलिटिकल पावर, और ये सब अकॉर्डिंग टू मार्क्स बता रहा हूं मैं आपको। मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो पॉलिटिकल पावर है ना, यानी जो गवर्निंग अथॉरिटीज है, भले ही वो डेमोक्रेटिक ही क्यों ना हो, खास तौर पे डेमोक्रेटिक, तो जो ये गवर्निंग बॉडीज हैं, जो गवर्नमेंट है, खास तौर पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, ये डिजाइंड है कि जो कैपिटलिस्ट है वो प्रोलेटरेट का एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, और जो बीच की क्लासेस हैं वो कैपिटलिस्ट की मदद करें प्रोलेटरेट का एक्सप्लॉयटेशन करने में। क्योंकि ये बीच की क्लासेस डेमोक्रेसी या सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर, लॉ के आधार पर, पुलिस के आधार पर, एग्जीक्यूशन के आधार पर काम कर रही है। ठीक है, जुडिशरी के आधार पर।
समझ रहे हैं आप? द बर्गियोइस यूज द स्टेट एंड ऑल इट्स इंस्टीट्यूशंस वाइज पुलिस, कोर्ट्स एंड मिलिट्री। मिलिट्री तो मैंने यूज ही नहीं किया वर्ड आज तक। मिलिट्री तो गुंडे, मार्क्स ने गुंडा कहा है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मिलिट्री, पुलिस, ये सब सरकार के गुंडे हैं जो कि मदद करते हैं कैपिटलिस्ट की, ताकि प्रोलेटरेट्स का एक्सप्लॉयटेशन चले। तो इस तरह की बातें मार्क्स ने बोली, तभी उनको पढ़ाने नहीं दिया गया पेरिस में, बर्लिन में, तभी उनको पेरिस से निकाला गया। उन्होंने क्लियर बोला है कि जो मिलिट्री है, जो पुलिस है, वो गार्ड डॉग्स की तरह, गार्ड डॉग्स वर्ड यूज किया उन्होंने कई जगहों पर, या गुंडे या गूंज, इन सब जो है वो हैवी क्रिटिकल शब्दों का यूज किया है। ऐसा शब्द मैं यूज करने से बचूंगा, लेकिन मैं आपको सेंस समझाना चाहता हूं कि हैवी हैंड की तरह काम करते हैं कौन? मिलिट्री, पुलिस एंड कोर्ट्स, ताकि प्रोलेटरेट का एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके, है ना? एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कुछ लोग हजारों करोड़ों का घोटाला करके बच जाते हैं, और आम किसान अगर कुछ हजार का या कुछ लाख का कर्जा ना चुका सके तो उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। ये सिस्टम है, ये है वो लेजिस्लेशन, ये है वो कोर्ट जिसकी मदद से प्रोलेटरेट तो पिस रहा है, लेकिन जो एलिट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आएगा पोलराइजेशन ऑफ पावर। अगला है वेरिएबल पोलराइजेशन ऑफ पावर। इनहेरेंट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज अ टेंडेंसी ऑफ रेडिकल पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस, ठीक है? अब यहां पर मार्क्स क्या कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट है और प्रोलेटरेट है, उसके बीच में कई सारी क्लासेस हैं, लेकिन इवेंचुअली होगा क्या? या तो इनमें से लोग सारे कैपिटलिस्ट बन जाएंगे, या तो ये सारे प्रोलेटरेट बन जाएंगे। यानी अंत में केवल दो क्लासेस होंगी, कैपिटलिस्ट और प्रोलेटरेट, बीच में कुछ नहीं होगा। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग मजदूर होंगे और कम से कम लोग जो हैं वो शक्ति में होंगे। द होल सोसाइटी ब्रेक्स अप मोर एंड मोर इनटू टू ग्रेट होस्टाइल कैंप्स, द कैपिटलिस्ट who owns the means of production and distribution, and the working class who own nothing but their own labor, जो कि आज हो रखा है इस समय। आज इस समय यही है कि Amazon है, जैसे Amazon जो है वो एक कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और बाकी सब जो भी लोग हैं, ठीक है, जो वो सब वर्कर्स हैं Amazon के। Nobody owns Amazon but जेफ बेजोस, ठीक है? बाकी स्टेक्स हैं। देखिए, अब आप कहेंगे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक्स खरीद लिए तो आपको जो है वो शेयर मिल जाता है, वो सब छोटी मोटी चीजें हैं, वो बटा हुआ है। लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो लोग अमेजॉन के लिए काम कर रहे हैं, उनका तो कोई स्टेक नहीं है ना बड़े लेवल पर। वो खरीद सकते हैं अमेजॉन के शेयर्स, लेकिन वो भी एक मार्केट है, मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है? लेकिन ब्रॉडली अगर कहूं मैं, ब्रॉडली अगर कहा जाए तो कैपिटलिस्ट जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, और जो लेबर है वो केवल अपना लेबर दे सकता है। तो ये दो क्लासेस बचेंगी अंत में, ठीक है? बीच में और कोई क्लास नहीं होगी, या तो कैपिटलिस्ट होंगे या तो लेबर होंगे। दिस इज नॉट टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर क्लासेस। इंडीड मार्क्स रिपीटेडली रेफर्स टू स्मॉल कैपिटलिस्ट, द पिटाइट बर्गियोसी एंड द लंपन प्रोलेटरेट, ठीक है? अब देखिए, मैंने ये कहा कि दो ही क्लासेस बचेंगी अंत में, लेकिन बीच में भी मैंने बताया ना कई सारी क्लासेस हैं। वही मार्क्स ने कहा कि ऐसा जो है, ऐसा नहीं है कि केवल दो ही क्लासेस हैं, बीच में लंपेन प्रोलेटरेट भी है, जिनको मतलब नहीं है अपनी गरीबी से, वो अपनी गरीबी में खुश हैं, या अपने उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसमें वो खुश हैं। उसके अलावा छोटे जो है वो मजदूर हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, ठीक है? सोसाइटी में ऐसी क्लासेस भी हैं, इग्नोर नहीं किया मार्क्स ने उन्हें। लेकिन मार्क्स ने कहा कि जो छोटे बिजनेसेस हैं ये अंत में नहीं बचेंगे, अंत में सारे के सारे बिजनेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे? मोनोपोलाइज, ठीक है? देखिएगा, बट ऑन द मैच्योरेशन ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस एंड एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, दीज क्लासेस विल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड ड्रॉन इनटू द रैंक्स ऑफ द प्रोलेटरेट। लोगों का लैंड जो है वो उनसे छीन लिया जाएगा। कैसी इसी डायरेक्शन में भारत बढ़ रहा है, एटलीस्ट स्पेकुलेट किया जा रहा है।
लोगों का लैंड, लोगों की प्रॉपर्टीज उनसे छीन ली जाएगी और उनको लेबर बना दिया जाएगा। उनके पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है, उनको लेबर। तो दैट मीन्स जो बीच के, जो मैंने आपको बताया ना, या तो कैपिटलिस्ट है या तो लेबर है, और इनके बीच में जो है वो लंपन प्रोलेटरेट है, पैटी बर्गियोसी है, बर्गियोसी है, ठीक है, ये सब जो है वो खत्म हो जाएंगी। यानी जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सेग्रीगेशन का टाइम चल रहा है, सेग्रीगेट हो जाएगा। यानी जैसे मैं ओला उबर की बात करता हूं फॉर एग्जांपल, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जैसे उबर एक कंपनी है जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन उबर की खुद की टैक्सीज नहीं है, तो वो एग्रीगेट कर रहे हैं टैक्सी वालों को। एक समय ऐसा आएगा कि वो सभी टैक्सीज को ऐसा सिस्टम बना देंगे कि टैक्सी भले ही नाम किसी और के नाम रजिस्टर्ड हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो सभी उनकी हो जाएंगी। दैट मीन्स उबर के लिए काम करने वाले सभी लोग लेबर हो जाएंगे, उनकी खुद की कोई इफेक्टिव प्रॉपर्टी उनकी खुद की नहीं रहेगी। इफेक्टिव प्रॉपर्टी वाला क्या फंडा है आपको इकोनॉमी में जाकर समझाऊंगा, लेकिन इफेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ठीक है। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, अब यही ट्रेंड चल रहा है कि इफेक्टिव प्रॉपर्टी खत्म की जाए लोगों की, ठीक है। अब जैसे भारत में एजुकेशन सिस्टम में बड़े बड़े जो नाम हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो बाकी छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस को खरीद रहे हैं, मोनोपोलाइज किया जा रहा है, मोनोपोली की जा रही है, ठीक है। सेम गोज फॉर एनी अदर बिजनेस। तो अंत में क्या होगा, अंत में ये बड़े बड़े बिजनेस बचेंगे, छोटे छोटे बिजनेस खत्म हो जाएंगे, मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएंगी, और जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो केवल लेबर करेंगे, वो खुद का काम नहीं कर सकते, यानी आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। आप लेबर बन के रह जाएंगे, आप खुद कैपिटलिस्ट नहीं बन सकते, आप लेबर बन के रह जाएंगे। Marx believed that only two classes, capitalist and the proletariat, represent a possibility for a political regime। यानी अंत में क्या होगा, कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल रिजीम होगा और प्रोलेटरेट का पॉलिटिकल रिजीम होगा, दो ही होंगे अंत में। एंड दैट ऑन द डे ऑफ डिसिसिव कॉन्फ्लिक्ट, और जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एवरी मैन विल बी फोर्स टू ज्वाइन ईदर टू ऑफ द कंटेंटिंग क्लास, ठीक है। सभी व्यक्तियों को या तो प्रोलेटरेट में ज्वाइन करना पड़ेगा, अपने अपने मोड ऑफ प्रोडक्शन में उनका क्या रिलेशन है प्रोडक्शन से, उस आधार पर या तो वो प्रोलेटरेट का हिस्सा बनेंगे या तो कैपिटलिस्ट का, ठीक है, जब डूम्स डे आएगा, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अब देखते हैं नेक्स्ट थियरी आती है, नेक्स्ट आएगी द थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इसको समझना बहुत जरूरी है। कैपिटलिस्ट अक्यूमुलेट प्रॉफिट्स थ्रू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। अब कैपिटलिस्ट के पास इतना पैसा कैसे हो रहा है, क्योंकि वो लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये लेबर के एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। द वैल्यू ऑफ एनी कॉमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ लेबर इट टेक्स टू प्रोड्यूस इट। हैंडमेड चीजें इतनी महंगी क्यों है, क्योंकि हाथ से बनाने में लेबर ज्यादा लगा, इसलिए ऑब्वियसली, ठीक है। सो यानी कि कितना लेबर लगा उस आधार पर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बेस्ड है। द लेबर टाइम नेसेसरी फॉर द वर्कर टू प्रोड्यूस अ वैल्यू इक्वल टू वन ही रिसीव्स एज हिज वेज इज लेस देन द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ हिज वर्क। मान लीजिए, समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं मैं, मान लीजिए कोई एक वर्कर है, वो 10 घंटे काम करके एक प्रोडक्ट बना रहा है जो कि 100 रुपए का बेचा जा रहा है, ठीक है, और उसमें से उसको केवल 10 रुपए मिल रहा है। एक ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फिर क्लियर होगा आपको। फॉर इंस्टेंस अ वर्कर प्रोड्यूसेस, अच्छा ये एग्जांपल लेते हैं, मैंने दिया तो है यहां पर एग्जांपल, इसी को कंसीडर करते हैं ना। फॉर इंस्टेंस अ वर्कर प्रोड्यूसेस इन 5 hours अ वैल्यू इक्वल टू द वन कंटेन्ड इन हिज वेज एंड दैट ही वर्क्स 10 hours, ठीक है। कहने का मतलब ये कि एक वर्कर जो वेज उसको मिल रही है, ठीक है, जो भी वो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है वर्कर, उसको 5 घंटे में काम करके वो तैयार कर सकता था, सॉरी मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया, इस तरह करते हैं, ठीक है। एक वर्कर ने एक प्रोडक्ट तैयार किया, उस प्रोडक्ट को तैयार करने में उसको जो है वो मान लीजिए 10 घंटे लगे, लेकिन उसको पैसा मिला केवल 5 घंटे का, ठीक है। बाकी का जो पैसा है वो किसको गया, बाकी का पैसा गया कैपिटलिस्ट को। ये है मतलब यहां पर कहने का।
Thus he works half of his time for himself and the other half for the entrepreneur. यानी कि उसको जो पैसा मिल रहा है वो केवल उसकी 5 घंटे की मुशक्कत का मिल रहा है, बाकी 5 घंटे जो मुशक्कत करी उसने, बाकी 5 घंटे तो मेहनत करी, वो कैपिटलिस्ट के लिए करी, वो उसने मुफ्त में करी। यानी कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में लग रहा है 100 रुपया, ठीक है, राइट, और जो मजदूर है उसको मिल रहा है केवल 50, तो 50 किसको मिल रहा है? 50 मिल रहा है एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। लेकिन ये 100 का 100 जो है वो मजदूर को मिलना चाहिए था, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, क्योंकि कई जगहों पर मैंने ये एग्जांपल यूज होता हुआ भी देखा है कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 50 रुपए, यानी इस जो स्टेटमेंट है इसकी ये गलत इंटरप्रिटेशन है। मैं यहां पर आपको अवेयर करना चाहता हूं कि गलत या इनकम्प्लीट इंटरप्रिटेशन से भी आप बचें, ठीक है। इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं और एक क्लियर इंटरप्रिटेशन क्रिएट करते हैं। देखिएगा, फॉर इंस्टेंस अ वर्कर प्रोड्यूसेस in 5 hours a value equal to the one contained in his wage and that he works 10 hours, ठीक है। एक दिन में अगर किसी मजदूर को 100 रुपए की दिहाड़ी मिल रही है, ठीक है, तो वो 100 रुपए की दिहाड़ी उसको एक दिन में 5 घंटे काम करके मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि 5 घंटे में उसने जितना काम किया है, कैपिटलिस्ट का मुनाफा निकालकर जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ, उस जो प्रोडक्ट बिका उसमें से कैपिटलिस्ट का मुनाफा निकालकर 5 घंटे की सैलरी बन गई मजदूर की। लेकिन उस मजदूर से काम करवाया गया 10 घंटे, लेकिन उसको सैलरी दी गई केवल 5 घंटे की, ठीक है। तो वो जो बाकी का 5 घंटा है वो उसने किसके लिए काम किया? एंटरप्रेन्योर के लिए काम किया। इस तरह लूटा जाता है। ये है एक्सप्लॉयटेशन, कि 5 घंटे का काम जो मजदूर ने किया था वहां पर उसकी तनख्वाह पूरी हो गई थी, बाकी का 5 घंटा जो है वो उसने अपना एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करवाया है। Thus he works half of his time for himself and the other half for the entrepreneur. This is called surplus value of work. इसको surplus value of work कहा जाता है, और यही एक्सप्लॉयटेशन है एक्चुअली। नेक्स्ट फाइनल आता है हमारा इनॉग्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी का इनॉग्रेशन कैसे होगा अब ऐसे में, ठीक है। ये सारी चीजें के साथ, ये सारी चीजें जो है वो मजदूरों को पता चल जाएंगी, सारे पॉइंट जो मैंने अभी तक आपको बताया। इसी को कहा गया क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगा। सोशलाइजेशन ऑफ इफेक्टिव प्राइवेट प्रॉपर्टी। इफेक्टिव प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन फील्ड है पूरा का पूरा, ठीक है, एनर्जी का पूरा फील्ड है, कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये सारे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका सोशलाइजेशन हो जाए, सरकार चलाए इन्हें। विल एलिमिनेट क्लास, नॉट सरकार चलाए लेकिन सभी लोग चलाएं, क्योंकि सरकार जो है वो आइडियली, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सभी लोगों द्वारा चयनित होती है, ठीक है। सो अगर सभी जनता द्वारा चयनित सरकार अगर इन सभी बड़े प्राइवेट, इफेक्टिव प्राइवेट प्रॉपर्टीज को ऑपरेट करेंगी, तो दैट मीन्स ये सभी के भले के लिए हुआ, राइट। एलिमिनेट, सो इससे क्लास एंड देयर बाय कॉज ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यानी अगर जनता जो है वो सभी बड़ी प्राइवेट और सभी बड़ी जितनी भी प्राइवेट, इफेक्टिव प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उनको सभी लोग अगर ऑपरेट करने लगे तो क्लासेस खत्म हो जाएंगी। क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि डिवीजन, लेबर जो है वो बटा हुआ है। अगर सभी लोग सारा काम करने लग जाएंगे, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही क्यों? द स्टेट विल इवेंचुअली विदर अवे। स्टेट क्यों है? राज्य इसीलिए ही है, सरकारें इसीलिए ही हैं ताकि कैपिटलिस्ट लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करते रहें। तो कैपिटलिस्ट और लेबर का फंडा ही खत्म हो जाएगा तो राज्य का फंडा भी खत्म हो जाएगा। As it becomes obsolete in a classless society in which nobody owns anything but everyone owns everything and each individual contributes according to his ability, receives according to his need. ये है कम्युनिज्म। अंत में यहां पर मैं कम्युनिज्म को डिफाइन करता हूं कि कम्युनिज्म क्या है। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें राज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी क्लास नहीं होगी। कोई भी क्लास क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्लास पहले थी, लोगों को क्लास पहले थी, वो क्लासेस जो है वो
कैपिटलिज्म और प्रोलेटरेट, अंत में कैपिटलिज्म और प्रोलेटरेट की पोलैरिटी में बट गई। प्रोलेटरेट्स ने विद्रोह किया, कैपिटलिज्म खत्म हुआ, और उसके बाद जो अब सिस्टम बना है सोसाइटी का, उसमें राज्य का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं वो सभी लोगों द्वारा ओन की जा रही है। ठीक है, सभी लोगों का उसमें ओनरशिप है और किसी की भी ओनरशिप नहीं है। दैट मीन्स ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही खत्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म। लेकिन कहने का मतलब लैंड को कोई ओन ही नहीं करेगा। एक ऐसा माहौल आएगा, सतयुग फिर से आएगा, इसको सतयुग कह सकते हैं आप। तो सतयुग फिर से आएगा, ऐसा बाबा मार्क्स कह गए हैं। ठीक है, तो ये है अंत में कम्युनिज्म। नोबडी ओन्स एनीथिंग, एवरीवन ओन्स एवरीथिंग। ठीक है, और ईच इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट्स, और सभी लोग जो हैं वो अपने हिसाब से करेंगे काम, जितना वो कर सकते हैं, और जितना वो कर सकते हैं उसके आधार पर नहीं मिलेगा उन्हें, जितनी उनकी जरूरत है उस आधार पर उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो, रिसोर्स, जैसा भी रिवॉर्ड हो। ठीक है, तो यहां पर आई होप, हाँ यस, यहां पर आके हमारा सेशन आज खत्म होता है। आई होप कम्युनिज्म में कुछ मैं आपको बेसिक फंडे समझा सका हूं। ठीक है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, मार्क्स क्या चाहते थे, कम्युनिज्म में अंत में क्या होगा, प्रोलेटरेट और कैपिटलिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। सो इन सारे पॉइंट्स को मैं समझा सका हूं। ठीक है, और ये सोसाइटी किस तरह बेस और सुपर स्ट्रक्चर में बटी हुई है। राइट, सो आज के सेशन को करते हैं यहां पर खत्म। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप अंत तक जुड़े रहे हैं तो मतलब आपने बहुत थॉरली मेरे पिछले सेशंस को देखा है। अदरवाइज बहुत बोरिंग सेशन था और फैक्ट्स तो इसमें थे ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट थे। और अगर आप यहां तक जुड़े रहे हैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सेशंस को थॉरली फॉलो कर रहे होंगे। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरी वीडियोस को, पिछली वीडियोस को भी शेयर करना शुरू कीजिए। थॉरली उनको देखिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन के साइकिल में डले रहिए, रिवीजन मत छोड़िए। ठीक है, और अपना फीडबैक मुझे बताइएगा, सेशन अच्छा लगा, बुरा लगा, कितना बोरिंग था बता दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स बोरिंग है। लेकिन ये जो सारे फंडे हम समझ रहे हैं ना, ये आगे हमें एंशिएंट्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस, मिडिवल इंडिया, वो सब समझने में मदद करेंगे। इसलिए ये थोड़ी सी बोरियत झेल लीजिए, 2-3 दिन और चलेगा ये टॉपिक। ठीक है, सो खैर आज यहां पर मैं सेशन को खत्म करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।